हेलो, कैसे हो दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ग्राफ्स के बारे में। काइनेमेटिक्स के जितने भी ग्राफ हैं आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो पहले देखते हैं कि ग्राफ कौन कौन से आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो उनके बारे में डिटेल में स्टडी करते हैं। तो देखो दोस्तों, हमारे आ सकते हैं ये अपने 6 तरह के ग्राफ। सबसे पहले आपसे पूछा जा सकता है कि डिस्टेंस और टाइम में ग्राफ पूछा जा सकता है। इसके बाद पूछा जा सकता है डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में, फिर स्पीड टाइम के बीच में, वेलोसिटी टाइम के बीच में, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट के बीच में और एक्सीलरेशन टाइम के बीच में। ये 6 तरह के ग्राफ है जिनके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए कहीं से भी, चाहे वो आपका नीट का एग्जाम हो, चाहे आपका जेई का, चाहे आपके 12th के, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के बारे में। डिस्टेंस यानी कि आपका दूरी समय का ग्राफ, और डिस्प्लेसमेंट टाइम यानी कि विस्थापन समय का ग्राफ। देखो, दूरी के बारे में हमें क्या क्या जानकारी है। दूरी के बारे में हमें जानकारी है कि दूरी है वो हमेशा पॉजिटिव रहती है, ठीक है। विस्थापन है वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ये तीनों हमने देखे हैं। देखो पॉजिटिव का देखो, हमारा कोई भी पार्टिकल है, उसने मान लीजिए x इक्वस टू 0 से चलना शुरू किया है, तो ये कहीं भी जाए, इधर वाली डायरेक्शन में जाए, या क्योंकि डायरेक्शन तो होता ही नहीं है, किसी भी दिशा में जाए, तो जो टोटल जो पाथ है वो अपना क्या होता है, दूरी। इसलिए अपनी दूरी को क्या लेते हैं, पॉजिटिव। हमने देखा था विस्थापन के केस के अंदर, विस्थापन में क्या था कि मान लीजिए हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट वो पहले एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। एक्स डायरेक्शन में जाने के बाद में फिर ये कहीं तक जाने, मान ली बी पॉइंट तक जाता है, ए से बी तक। फिर बी तक जाने के बाद वापस इसी डायरेक्शन में चलना शुरू कर देता है। अगर ये यहाँ पर आके रुक जाता है तो इसका विस्थापन 0 हो जाता है। अगर ये फिर भी नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जाता रहता है तो एक पॉइंट पे मान लीजिए यहाँ पहुँचता है, तो इसका विस्थापन वो नेगेटिव हो जाता है। इस कारण हमने कहा था कि विस्थापन है वो पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 हो सकता है। क्या दूरी किसी के केस के अंदर 0 हो सकती है? हाँ, बिल्कुल हो सकती है। अगर हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो चलना ही शुरू ना करे, यानी जहाँ है वहीं खड़ा रहे, स्थिर अवस्था में खड़ा रहे, तो उसी केस के अंदर हमारी दूरी है वो 0 होगी। इसके अलावा किसी भी केस के अंदर हमारी जो ऑब्जेक्ट है उसकी दूरी 0 नहीं होगी। ग्राफ बनाने के लिए हमें एक इक्वेशन चाहिए, बिना इक्वेशन के तो ग्राफ बनता नहीं है। तो देखो, दूरी और समय के लिए इक्वेशन जो बनेगी, एस इक्वस टू, मान लीजिए क्या देते हैं, दूरी समय के लिए इक्वेशन क्या बनेगी, जैसे कि आपको कुछ भी दे दिया, एस इक्वस टू, मान लीजिए टी स्क्वायर प्लस 2t। एस और टी में एक इक्वेशन है। इसमें जब आप t की वैल्यू रखोगे, t इक्वस टू 0 पर s की वैल्यू क्या है, t इक्वस टू 1 पर s की वैल्यू क्या है, t इक्वस टू 2 पर s की वैल्यू क्या है, तो अपने पास में एक ग्राफ बनेगा। हर एक इक्वेशन के रिस्पेक्ट में अलग अलग ग्राफ बनेगा। इसी प्रकार से डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में इक्वेशन खींचेंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा, जैसे टी स्क्वायर आई कैप आ गया, आपका 2t आई कैप आ गया, ठीक है। तो अपने पास में डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, अभी एक चीज और मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा कि मान लीजिए हमारा जो भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ है या फिर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, उसके अंदर जो भी ग्राफ है, ये मान लो ये आपका एक ग्राफ है, ये आपका दूरी समय के बीच में है, और ये आपका विस्थापन समय के बीच में, ठीक है। कोई भी ग्राफ है उसमें दो चीजें आती है। दो चीजें कौन कौन सी आएगी, मान लीजिए दूरी और समय के बीच में इक्वेशन आपको दे रखी है, एस इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 5, जो भी दे रखी है, इसका कोई भी एक ग्राफ बन गया, वो इस तरह से है, ठीक है। तो इसका ग्राफ ऐसा बन गया अपने पास में। तो इसमें ग्राफ के किसी भी पॉइंट के ऊपर, किसी भी पॉइंट के ऊपर जब आप स्पर्श रेखा खींचोगे तो वो आपको क्या दिखाता है, इसके किसी भी पॉइंट के ऊपर जब आप स्पर्श रेखा इस तरह से खींचेंगे तो वो आपको क्या दिखाता है। हम जानते हैं कि स्पर्श रेखा कोई भी वक्र के ऊपर खींचते हैं तो उसके लिए अपने को क्या करना पड़ता है, उसका अवकलन करना पड़ता है। आपने डिफरेंशिएशन में पढ़ा होगा। तो जब इसका दूरी का जब अब आप अवकलन करोगे किसके रिस्पेक्ट में, क्योंकि समय के साथ ग्राफ, ds बाई डी टी करोगे तो आपको ये क्या दिखा रहा है, ये आपको दिखा रहा है चाल, चाल दिखा रहा है ना। तो दूरी समय ग्राफ में
किसी भी पॉइंट के ऊपर जब हम स्पर्श रेखा खींचेंगे वो हमें क्या दिखाएगा, उस ऑब्जेक्ट की या हमारे कण की उस पॉइंट के ऊपर चाल दिखाएगा। जैसे कि इस पॉइंट के ऊपर अगर अपने अवकलन करेंगे, यानी कि मान लो यहाँ पर टी की वैल्यू कितनी आ रही है, टी की वैल्यू आ गई मान लो 2 सेकंड। आपको क्वेश्चन में पूछ दे टी इक्वल टू 2 सेकंड के ऊपर कण का वेग बताओ, तो कण का वेग कितना हो जाएगा, इसका आप अवकलन कीजिए। अवकलन करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, ds बाई डी टी इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2t प्लस 2, ये आ गया। अब इसमें t इक्वल टू 2 सेकंड रखोगे, t इक्वल टू 2 सेकंड रखोगे तो आपके पास में चाल कितनी आ जाएगी, 4 और 2, यहाँ पे 2 इंटू 2 4, 4 और 2 6, तो आपके पास में चाल कितनी आ गई, चाल आ गई आपके पास 6। तो यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर, ये वाला जो पॉइंट है इसके ऊपर इसकी जो चाल है वो कितनी आ गई, u इक्वल टू आ गई 6 मीटर पर सेकंड। इसी प्रकार से मान लो कोई भी पॉइंट है यहाँ पर, ये मान लीजिए यहाँ पर जो पॉइंट है ये मान लीजिए t इक्वल टू 4 सेकंड है। इसके ऊपर आपको अगर कण की चाल कैलकुलेट करनी हो तो हम इस पॉइंट के ऊपर कण के ऊपर क्या करेंगे, अवकलन करेंगे, और उसमें t इक्वल टू 4 रख दो, इसमें t इक्वल टू 4 रख देंगे, तो आपके t इक्वल टू 4 के ऊपर कण की चाल आ जाएगी। ठीक है, तो दूरी और समय के बीच में जो भी ग्राफ होगा उसके किसी भी पॉइंट के ऊपर जब हम स्पर्श रेखा खींचेंगे तो वो हमें क्या शो करेंगे, उस बिंदु पर कण की चाल को शो करेगा। इसी प्रकार से हमारा विस्थापन और समय के बीच में ग्राफ होगा। विस्थापन और समय के बीच में मान लीजिए कोई भी एक ग्राफ है, तो इस ग्राफ के भी किसी भी पॉइंट के ऊपर, इस ग्राफ के किसी भी पॉइंट के ऊपर जब हम एक स्पर्श रेखा खींचेंगे, मान लीजिए इसके ऊपर एक स्पर्श रेखा खींची, इसी प्रकार से इस बिंदु के ऊपर एक स्पर्श रेखा खींची, तो ये स्पर्श रेखा हमें क्या दिखाएगी, उस बिंदु पर कण के वेग को दिखाएगी, वेग को दिखाएगी। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पर t इक्वल टू 2 सेकंड है, यहाँ पर मान लो t इक्वल टू 3 सेकंड है। तो ये अपनों ने इक्वेशन जो मानी थी, इसका जब आप एक बार अवकलन करोगे, क्योंकि हमने पढ़ा है कि वेग v वेक्टर इक्वल टू किसके बराबर होता है, ds बाई डी टी, और प्रवणता यानी कि स्पर्श रेखा खींचने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, अवकलन करना पड़ता है। कोई भी स्लोप है, किसी भी स्लोप की स्लोप पर हम जब उसका अवकलन करते हैं किसी पॉइंट के ऊपर, तो वो हमें वैल्यू क्या देगा, v वेक्टर की वैल्यू देगा। है, तो यहाँ पर इसका जब अवकलन करेंगे s इक्वल टू टी स्क्वायर आई इसका करोगे तो अपने को क्या आ जाएगा, वेग आ जाएगा। और उस वेग की इक्वेशन के अंदर, वेग की इक्वेशन जैसे यहाँ पर इसका अवकलन करेंगे तो क्या है अपने पास में, 2ti कैप प्लस 2i कैप। ठीक है, अब इसमें जब भी आप कोई भी t की वैल्यू रखोगे, जैसे t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 5, t इक्वल टू 6, 7 जो भी रखोगे, उस बिंदु के ऊपर या उस वैल्यू के ऊपर हमें उस वक्र के बिंदु के ऊपर वेग की वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है, तो हमें एक कंक्लूजन पे क्या निकली है, हमारे पास में 2 कंक्लूजन निकल कर आए हैं। सबसे पहले तो निकल कर आया है कि हमारा जो दूरी समय ग्राफ है, दूरी समय ग्राफ है, उसके अंदर हमारी जो दूरी है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगी या 0 रहेगी। दूसरा, जो दूरी समय ग्राफ है उसके का स्लोप है वो क्या दिखा रहा है आपको, स्लोप हमेशा दिखाएगा चाल को। ठीक है, एरिया अंडर द कर्व, यानी कि जो अपना वक्र बन रहा है, वक्र के नीचे का क्षेत्रफल, नीचे का क्षेत्रफल वो क्या दिखाएगा, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। इसी प्रकार से अपना जो वेग समय ग्राफ है, वेग समय ग्राफ, सॉरी विस्थापन समय ग्राफ, विस्थापन समय का जो ग्राफ है वो क्या है, विस्थापन समय ग्राफ वो क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। इसके अलावा विस्थापन समय ग्राफ का जो स्लोप होगा वो आपको क्या दिखाएगा, वेग को दिखाएगा। ठीक है, विस्थापन समय ग्राफ है, उसका जो वक्र है उसके नीचे का क्षेत्रफल, नीचे का क्षेत्रफल मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, जैसे भी कोई भी आपका विस्थापन है s और t के मध्य का जो भी ये वक्र बन रहा है, तो इस वक्र के नीचे का क्षेत्रफल, यानी कि मान लो ये जो क्षेत्रफल बन रहा है, ये क्षेत्रफल क्या दिखाता है, कुछ भी नहीं दिखाता, क्योंकि क्षेत्रफल के लिए हम इंटीग्रेशन को डिनोट करते हैं। तो आपका s में जो ये इक्वेशन है, मान लो
2t+5, इसका दोनों साइड इंटीग्रेशन करोगे, इसका दोनों साइड इंटीग्रेशन करोगे तो आपको क्या आएगा, कुछ भी तो नहीं आएगा। तो विस्थापन समय ग्राफ का जो एरिया अंडर द कर्व होता है, ये जो एरिया अंडर द कर्व है वो आपको कुछ भी नहीं दिखाएगा। ठीक है, अब काफी सारे एग्जाम्पल्स है वो हम देख लेते हैं इसके रिलेटेड, तो वन बाय वन उन्हें देखेंगे। दोस्तों दूरी समय ग्राफ है उसको देख लिया जाए। तो देखो सबसे पहले हमारे पास जो एग्जाम्पल है उसके अंदर क्या है कि हमारा जो भी कोई पार्टिकल है वो समय के साथ अगर उसकी स्थिति देखा जाए, मान लीजिए t1 समय के ऊपर या t2 समय के ऊपर, t3 समय के ऊपर कण की स्थिति देखा जाए तो उसका दूरी है उसी सेम बनी रही है, सेम है ना। यहाँ पर मान लो ये S1 है, ये मान लो S2 है, ये मान लीजिए S3 है, और ये मान लो S4 S5 जो भी है, ठीक है, ये मान लीजिए S5 है। तो समय के साथ साथ है इसका जो पोजीशन है वो चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा। t=0 पर कण यही मौजूद था, t=1 पे भी कण मौजूद यही था। इसके आपको समझाने के लिए मैं निर्देशांक बताता हूँ। देखो जैसे आपका x और y के अंदर आप एक ग्राफ बनाते हो, कोई भी पॉइंट है उसके निर्देशांक दिखाने के लिए आप किस तरह से देखते हो, उसकी x एक्सिस दूरी और उसकी y एक्सिस दूरी, और आपको दोनों पता हो तो आप उसके निर्देशांक x और y बता सकते हो। यहाँ पर किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर आप उसके पोजीशन बताएंगे तो आपके पास में क्या आएगा, S5 और फिर t1, फिर इसका भी आप दिखाओगे तो क्या आएगा S5 और ये मान लीजिए t3। समय तो बढ़ रहा है, समय तो यहाँ पे बढ़ रहा है, परंतु क्या चेंज नहीं हो रहा, आपकी दूरी चेंज नहीं हो रही। तो आप क्या कहोगे, कण स्थिर अवस्था में है, कण स्थिर अवस्था में है। इसके अलावा और कौन सा तरीका है जिससे आप देखकर बता सकते हो कि कण स्थिर अवस्था में है, इस लाइन के या इस वक्र के किसी भी बिंदु के ऊपर जब आप एक स्पर्श रेखा खींचते हो तो वो क्या आएगी, स्पर्श रेखा क्या कहलाती है आपकी, देखो स्पर्श रेखा आपका देखने के लिए आप क्या करते हो, उसका डिफरेंशिएशन करते हो। मान लीजिए s और t के अंदर कोई भी एक इक्वेशन है, s मान लीजिए t, उसका आप जब भी अवकलन करोगे ds/dt, ये क्या दिखाता है आपको, वेग या चाल, ठीक है, अपना दूरी है तो ये चाल दिखाती थी। और चाल को अपनी ये ds/dt इसको किससे दिखाओगे, tan थीटा, ठीक है। जब दूरी है वो समय के साथ परिवर्तित नहीं हो रही, यानी कांस्टेंट है, किसी भी कांस्टेंट संख्या का जब अवकलन करोगे तो 0 आएगी, यानी कि वेग आपका 0 आ रहा है, वेग 0 आ रहा है तो इसको tan थीटा इसकी वैल्यू भी 0 आएगी, इधर से tan थीटा की वैल्यू 0 आएगी। तो tan थीटा 0 किसके ऊपर आए, जब थीटा = 0 डिग्री, यानी कि जब भी किसी स्लोप के अंदर उसकी ढाल या प्रवणता उसकी 0 है तो अपने क्या कहेंगे कि कण का वेग भी 0 होगा, यानी कि इस वक्र के हर एक बिंदु के ऊपर कण का वेग है वो 0 है, वेग 0 है। जब वेग 0 है तो अपने फिर भी इनडायरेक्टली कह सकते हैं कण है वो स्थिर अवस्था में, और यहाँ वेग नहीं चाल है क्योंकि अपनी दूरी की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ बात करें तो यहाँ पर आपका क्या है, विस्थापन, तो ये s वेक्टर से डिनोट करोगे आप, ठीक है। यहाँ पर s है वो दूरी है इसलिए आप डायरेक्ट s वेक्टर से डिनोट कर दो। तो यहाँ पर भी समय के साथ अपने देखें तो अपना विस्थापन है वो क्या बदल रहा है, विस्थापन तो नहीं बदला, स्थिर बना हुआ है। तो अपने क्या देख रहे हैं, यहाँ पर कण है वो स्थिर अवस्था में है, स्थिर अवस्था में है। अपना जो विस्थापन है वो एक कांस्टेंट है यानी कि नियत है। जब आपका विस्थापन कांस्टेंट है तो आप क्या कहोगे उसका, यानी कि इस वक्र के किसी भी बिंदु के ऊपर जब हम उसका डिफरेंशिएशन करेंगे यानी उसकी प्रवणता निकालेंगे तो अपने पास में क्या आएगा, वेग आएगा, वेग = s वेक्टर बाय dt। वेग अपने पास 0 आएगा तो अपने पास क्या कहेंगे, इसकी प्रवणता भी 0 है, ढाल 0 है, वेग 0, और अपना स्थिर अवस्था में है तो यानी कि विस्थापन है वो नियत है, समय के साथ बदलने का, 0 है कि नहीं, तो कहाँ है, यहाँ s की कुछ ना कुछ वैल्यू है। अगर यही वक्र कुछ अपने को इस तरह से दिया होता, यहाँ पर आपके पास में लाइन ना देखकर यहाँ दी होती, यहाँ दे रखी होती आपको वक्र की जो लाइन, तो आप जरूर कहते हैं कि इसका विस्थापन है 0 है क्योंकि यहाँ इसकी वैल्यू 0 आ रही है, ठीक है ना। सेकंड एग्जांपल देखते हैं। इसके अंदर देखो पहली बात तो ये है कि अपना जो कण है, मान लीजिए ये t = 0 पर मौजूद है यहाँ पर,
यानी ये T1 मान लो, ये T2 मान लो। T1 के ऊपर कण की पोजीशन क्या है, यहाँ पर। T2 पे कण की पोजीशन कहाँ है, यहाँ पर। ये मान लो S2, यानी कि T की अलग अलग वैल्यू के ऊपर S की अलग अलग वैल्यू या अपने दूरी की अलग अलग वैल्यू है। तो अपने ये तो कह सकते हैं कि कण है वो गतिशील अवस्था में। पहली चीज तो अपने को ये पता चली, कण है वो गतिशील अवस्था में है। दूसरी क्या चीज अपने को पता चल रही है, इस वक्र के किसी भी बिंदु पर अगर उसका स्लोप देखें, स्लोप यानी कि टेन थीटा, वो देखोगे तो थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ पर भी टेन थीटा की वैल्यू, मान लो थीटा कोण बना रहा है, यहाँ पर भी थीटा एंगल बना रहा है, और यहाँ पर भी थीटा एंगल बना रहा है, यानी कि कोण सभी बिंदुओं पर समान है। मान है ना। देखो आपको ट्रिग्नोमेट्री के अंदर या डिफरेंशिएशन के अंदर आपने अगर नहीं पढ़ा है ये चीज, डी वाई बाई डी एक्स है इक्वल टू टेन थीटा के बराबर होता है किसी भी वक्र के लिए। तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उस पर एक अलग से वीडियो बनाकर मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। इसमें एक बार आप बस ये देख लीजिएगा कि कोई भी वक्र है उसके ऊपर जब अपने एक स्पर्श रेखा खींचते हैं तो वो उस वक्र की प्रवणता को दिखाता है। प्रवणता आपको अपने टेन थीटा या फिर उसका ढाल बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू है एक्स एक्स के साथ, ये एक्स एक्स के साथ थीटा वो समान ही बनाएगा क्योंकि एक वक्र चेंज तो हो नहीं रहा, तो थीटा समान है। तो ये यानी कि डी वाई बाई डी एक्स यानी कि यहाँ पर डी एस बाई डी टी के बराबर ये तो है, ये डी एस बाई डी टी। वेग है वो नियत रहता है, कण हमारा नियत वेग के साथ जा रहा है। सॉरी यहाँ पर ऐसे ना दूरी है, नियत चाल के साथ जा रहा है। सेम यहाँ देखें, इसकी प्रवणता क्या चेंज हो रही है, अगर यहाँ थीटा एंगल है, यहाँ भी थीटा एंगल है, और यहाँ भी थीटा एंगल है, तो कोण है वो चेंज नहीं हो रहा, कोण है वो नियत है। तो अपने क्या कहेंगे, कण का वेग है वो नियत है, कण नियत वेग के साथ जा रहा है। ठीक है, थर्ड केस देखते हैं। थर्ड केस में क्या है कि हमारा कण है वो टी, मान लीजिए किसी भी T1 पोजीशन पे यहाँ उपस्थित है, समय है वो तो नियत है, यहाँ पर इसमें क्या दिखा रहा है, समय है वो तो नियत है, परंतु कण की पोजीशन है, स्थिति है वो बदल रही है। कभी ऐसा हो सकता है कि महाभारत के युद्ध के अलावा कि भगवान कृष्ण ने जब वहां पर समय को रोक दिया था, उसके अलावा कभी कोई ऐसा पॉसिबल है कि समय है वो कुछ पल के लिए रुक जाए और हम वैसे ही गति कर रहे हैं, हमें तो रुकता नहीं है। तो क्या रुके हुए समय के लिए कोई भी ऑब्जेक्ट है वो दो जगह पर हो सकता है या अपनी स्थितियां बदल सकता है, नहीं बदल सकता। तो इसलिए ये ग्राफ असंभव है। तो यहाँ भी ये ग्राफ असंभव है। ठीक है, इसके बाद वाला ग्राफ देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए समय के साथ दूरी बढ़ रही है, यहाँ पर देखो S1 अलग अलग, S1 की वैल्यू मान लो T1 समय के ऊपर कण S1 पोजीशन पे है, फिर किसी T2 समय के ऊपर कण है वो S2 दूरी पर है, फिर इसके बाद T3 के ऊपर कण है वो मान लीजिए S3 के ऊपर, है ना। समय के साथ कण की स्थिति बदल रही, तो आप सबसे पहले तो क्या डिसीजन ले सकते हो कि कण है वो गतिशील है, पर कण है उसका वेग समय के साथ बढ़ रहा है घट रहा है, क्या उसके बारे में अपने कुछ बता सकते हैं। बिल्कुल बता सकते हैं कि वक्र के किसी भी बिंदु के ऊपर जब हम स्पर्श रेखा खींचते हैं तो वो हमें क्या बताएगा, उस बिंदु पे कण के वेग को बताएगा, इस बिंदु पे कण के वेग को हमें बताएगा, यहाँ पे भी कण के वेग को बताएगा। तो यहाँ पर इस बिंदु के लिए देखोगे, इस बिंदु के लिए देखोगे तो हम क्या बताएंगे, दोबारा ड्रॉ कर देता हूँ, थोड़ा विजिबिलिटी आ जाएगी आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एक्स एक्स के साथ कितना कोण बना रहा है, यहाँ एक्स एक्स के साथ बना रहा है थीटा कोण, यहाँ पे थीटा 1 बोल दो और यहाँ पे थीटा 2 बोल दो। क्या आपको लगता है कि ये कोण है ये वाला थीटा 1, ये थीटा 1 से छोटा है और थीटा 2 सबसे बड़ा है ना, देखने में लग रहा है ना।
यहाँ पर थीटा है वो मान लीजिए अगर 30 डिग्री का कोण बन रहा है तो थीटा 2 हो सकता है 40 डिग्री 45 डिग्री का कुछ बन रहा हो, थीटा 3 है वो 60-65 डिग्री का कुछ बन रहा हो, 70 डिग्री का बन रहा हो। देखो ऐसा ही होता है ना, यहाँ पे अपने स्टार्टिंग में यहाँ पर ये 30 डिग्री का कोण ऐसे है, 45 डिग्री का कोण कुछ ऐसा होता है और 60 डिग्री का कुछ ऐसा है ना? यही तो है ना, सेम ऐसा ही दिख रहा है। तो 10 के लिए अपने देखें, 10 थीटा के लिए देखें 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री, वैल्यू कितनी आती है, कितनी है वैल्यू, 10 0 0, 10 45 कितना होता है, 10 45 की वैल्यू कितनी हो गई 1, और 10 90 की, 10 90 डिग्री की इन्फिनाइट, तो 10 30 डिग्री कितना हो जाता है, 10 30 डिग्री कोस टू किसके बराबर होगा, 10 30 डिग्री कोस टू साइन 30 बाई कोस 30, साइन 30 कितना होता है 0 1/2, और यहाँ पर कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, यानी कि ये किसके बराबर हो गया 1/√, ये आ गया 1/√3 के, ये वाली वैल्यू आती है वो √3। ठीक है, तो इसको 1/√3 को भी अगर आप सोल्व करके देखोगे तो √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.73, 1.73, यानी कि आप यहाँ पर एक चीज देख रहे हो, जैसे जैसे कोण बढ़ रहा है, कोण बढ़ता है, कोण की वैल्यू बढ़ रही है, वैसे वैसे अपनी टेन थीटा है उसकी वैल्यू भी बढ़ रही है, टेन थीटा की वैल्यू बढ़ रही है, और टेन थीटा किसके बराबर होता है, टेन थीटा इक्वल्स टू ds/dt, जो कि किसके बराबर है चाल के बराबर है, यानी कि अगर कोण बढ़ेगा तो टेन थीटा बढ़ेगा और टेन थीटा बढ़ेगा तो कण की चाल बढ़ेगी। तो यानी कि इस बिंदु पर जितनी कण की चाल है, जितनी इस बिंदु पे कण की चाल है उससे कहीं ज्यादा इस बिंदु पे होगी, उससे कहीं ज्यादा इस बिंदु पे। तो इस ग्राफ के लिए अपने क्या कहेंगे, कण गतिशील है और कण की चाल है वो समय के साथ बढ़ रही है, चाल बढ़ रही। सेम इसके लिए देखा जाए तो यहाँ पर कोण है वो θ1 मान लो, यहाँ पर θ2 मान लो, यहाँ पे θ3 मान लो, तो कोण है वो बढ़ रहा है। यहाँ पर आप स्पर्श रेखा खींचोगे ना अलग अलग पॉइंट के ऊपर, तो आप क्या देखोगे कि कोण है वो बढ़ रहा है, तो आप इसके लिए भी क्या कहेंगे कि वेग है वो समय के साथ बढ़ रहा है, वेग समय के साथ बढ़ रहा है। ठीक है, नीचे वाला ग्राफ देखो, इसमें भी आप स्लोप खींचिए, यहाँ पर आप थीटा, सॉरी यहाँ पे θ1 मान लीजिए कौन है, यहाँ पर आप स्पर्शरेखा खींचेंगे तो यहाँ के लिए देखोगे दोबारा स्पर्शरेखा खींचिए, यहाँ पे आप θ2 मान लो और यहाँ वाले पॉइंट के लिए आप मान लो θ3। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, अलग अलग इन पॉइंट्स के ऊपर कोण है वो घट रहे हैं, कोण घट रहा है, तो यानी कोण घट रहा है तो अपने टेन थीटा की वैल्यू भी कम आएगी, टेन थीटा की वैल्यू भी कम आएगी, तो हम क्या कहेंगे कण की चाल है वो समय के साथ घट रही है, चाल घट रही है। और इसमें भी सेम है, कोण है वो घट रहा है, कोण घट रहा है ना, आप खुद से एक बार एनालाइज कीजिएगा टेन थीटा से, तो जब टेन थीटा की वैल्यू घट रही है, टेन थीटा की वैल्यू घट रही है, तो आपका वेग है वो भी घट रहा है, घट रहा है समय के साथ। इसके बाद वाला एक ग्राफ और देखिए, भी बहुत इंटरेस्टिंग ग्राफ है। इसमें देखिए कण ने हमारा यहाँ से चलना शुरू किया, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जब पाथ देखा जाए, यहाँ तक का पाथ देखा जाए, तो इसमें स्लोप है वो कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है ना, क्योंकि थीटा है वो घटता जा रहा है। तो आप क्या कहेंगे कि पॉइंट ओ से जब तक कि ए तक जाता है तब तक कण का जो कोण है वो घट रहा है, कोण घट रहा है तो अपना टेन थीटा की वैल्यू है वो कम हो रही है, टेन थीटा की वैल्यू कम हो रही है, तो आप क्या कहेंगे कण की चाल है वो कम हो रही है, चाल घट रही है। बिंदु ए के लिए हम देखते हैं, बिंदु ए के लिए क्या होगा, बिंदु ए पर जो टेन थीटा है उसकी वैल्यू 0 हो जाती है, जब टेन थीटा की वैल्यू 0 हो जाती है तो आप क्या कहेंगे चाल है वो 0 हो जाती है, चाल 0 हो जाएगी। परंतु ए से जब आप बी तक आएंगे, ए से बी तक आप आएंगे,
यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो देखो क्या होगा, दूरी है वो समय के साथ घट रही है, यानी कि अब क्या हो रहा है, नेगेटिव अपना डिस्टेंस कवर कर रहा है ना, ये नेगेटिव डिस्टेंस ही तो कवर कर रहा है। तो क्या ये ग्राफ पॉसिबल है? तो हमने देखा है कि दूरी है वो टोटल है, जो भी पाथ कवर कर रहा है उसके बराबर होती है। तो दूरी कभी भी घटती नहीं है। तो ये वाला ग्राफ है वो गलत है, दूरी के लिए ये पॉसिबल नहीं है। दूरी हमेशा, चाहे आप कोई भी ग्राउंड है, ग्राउंड के ऊपर आप चाहे चक्कर काटिए, एक चक्कर काटो, दो चक्कर काटो, 5 चक्कर काटो, कितने भी चक्कर काट लो, वो टोटल पाथ है। आपने 5 चक्कर काटे तो 5 चक्कर के बराबर का जो पाथ आपने कवर किया, तो दूरी 5 चक्कर के बराबर आ जाएगी। तो दूरी है वो समय के साथ कभी भी घटेगी नहीं। और यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर स्टार्टिंग में यहाँ पर दूरी है वो 0 थी, यहाँ पर दूरी है मान लीजिए एस इक्वस टू, मान लीजिए 10 मीटर 20 मीटर जो भी है, यहाँ पे एस इक्वस टू 20 मीटर हो गया। और फिर 20 मीटर से फिर वापस दूरी है वो घटकर कहाँ तक आ गई, यहाँ तक। समय के साथ दूरी है, समय तो बढ़ गया, पर दूरी है वो 10 मीटर से भी कम आ गई, यहाँ 10 मीटर से भी कम वैल्यू आ रही है, एस की वैल्यू 10 मीटर से भी कम आ रही है। तो आप क्या कहेंगे कि समय के साथ दूरी है वो घट रही है। तो ये वाला ग्राफ है वो गलत है, इसके लिए, दूरी के लिए। और क्या कारण है, दूरी कभी भी घटती नहीं है समय के साथ। जबकि हम ये वाला ग्राफ देखें, इस वाले ग्राफ के अंदर देखो, इसमें ये चाल के लिए तो इसके सॉरी विस्थापन के लिए ये संभव है, विस्थापन के लिए ये ग्राफ संभव है। क्यों? क्योंकि विस्थापन है वो समय के साथ नेगेटिव यानी घट सकता है, बढ़ सकता है, और विस्थापन 0 भी हो सकता है, परंतु दूरी है वो अपना हमेशा धनात्मक रहेगी। तो इस वाले ग्राफ के लिए देखा जाए तो जब पार्टिकल ने यहाँ से यहाँ तक चल रहा है, यानी कि 0 से a तक जा रहा है, तब उसका वेग है वो घट रहा है, क्योंकि अपना जो कोण है ये घटते हुए दिखाई दे रहा है आपको। यहाँ पे मान लो θ1 है, ये θ2 है, तो कोण जब घटेगा तो आपका क्या आएगा, वेग भी घटेगा। जब कोण घटेगा तो tan थीटा है वो भी घटेगा, tan थीटा घटेगा तो उसका वेग है वो भी घटेगा। ठीक है, इस वाले पॉइंट के लिए देखा जाए तो यहाँ इस वाले पॉइंट के ऊपर कण का जो थीटा वो 0 डिग्री है, परमाणुता है वो 0 होगी, तो कण का वेग है भी 0 होगा। ठीक है, इसके बाद वाले बिंदुओं के लिए देखा जाए, बाद वाले बिंदु मान लीजिए ये वाला बिंदु है, ये वाला बिंदु है, इन सब बिंदुओं के लिए देखा जाए तो स्पर्श रेखा खींचिए, इसके ऊपर कितना कोण बना रही है, कितना कोण है ये, यहाँ पे जो भी कोण बन रहा है वो 90 डिग्री प्लस है। देखो मैं फिर से बताता हूँ, ये आपका एक्स एक्सिस है, और ये वाला जो भी कोण बन रहा है, ये वाला कोण कितना है, 90 डिग्री प्लस है ना। ठीक है ना। तो जब भी आपने क्वाड्रेंट तो पढ़ा होगा, चतुर्थांश के बारे में पढ़ा है, तो उसमें अपना क्या आता है, मैं एक बार साफ करके बताता हूँ आपको। ये होगी सफाई। देखो चतुर्थांश के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो हमने देखा है ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है एक्स वाई, और ये -x और ये -y, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, ये सारे सारे पॉजिटिव होते हैं, आपको पता है। साइन ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन कोस टेन कोट, सारे को हम जानते हैं कि सेकंड क्वाड्रेंट होता है, उसके अंदर हमारा साइन थीटा और कोसेक थीटा ये दो पॉजिटिव होते हैं, और थर्ड क्वाड्रेंट होता है उसमें कोट थीटा और टेन थीटा ये पॉजिटिव होते हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट होता है वो अपना सेक थीटा और कोस थीटा ये पॉजिटिव होते हैं। बाकी सारे इन क्वाड्रेंट्स में नेगेटिव होते हैं, साइन कोसेक के अलावा नेगेटिव होंगे, इसमें इन दो के अलावा नेगेटिव होंगे, इसमें दो के अलावा नेगेटिव होंगे। तो यहाँ पर जो एंगल्स है वो हमारा अगर 90 डिग्री प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो इसमें टेन थीटा की वैल्यू नेगेटिव आ जाती है। नेगेटिव आ जाएगी तो अपना टेन थीटा की वैल्यू जब नेगेटिव आएगी तो वेग है वो भी नेगेटिव हो जाएगा, वेग भी नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर यहाँ से A से B तक जा रहा है, यहाँ तक B तक जा रहा है, तो इसका
वेग है वो नेगेटिव है। हाँ, नेगेटिव क्या है, नेगेटिव का मतलब है वो भी समझा देते हैं आपको। थोड़ा सा तो मिटा के, मान लीजिए हमारा जो पार्टिकल है उसने ओ से चलना शुरू किया, ये हमारा पार्टिकल है, और चलते हुए ये चला गया हमारा ए तक। ए तक जाने के बाद में फिर हमारा पार्टिकल है वो वापस ए से ओ की तरफ चलना शुरू हो जाता है। तो यहाँ नेगेटिव क्या शो कर रहा है, और चलते हुए मान लीजिए यहाँ बी तक आ गया, यहाँ ये बी तक आ गया, ये बी है। तो हमारा जो पार्टिकल है उसने ओ से चलना की शुरू किया, ए तक जा रहा है, फिर ए से वापस बी तक आ रहा है। तो यहाँ से ए से बी तक का जो ये पाथ कवर कर रहा है उसमें इसकी डायरेक्शन कौन सी है, जो पहले जो डायरेक्शन थी उसके विपरीत दिशा में। तो सिर्फ ये नेगेटिव साइन किसको दिखाएगा, नेगेटिव दिशा। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक जो जा रहा है उसमें हमारा जो पार्टिकल है उसका वेग घट रहा है, वेग घट रहा है। ए पॉइंट के ऊपर वेग 0 है। इसमें क्या दिखा रहा है, वेग है वो विपरीत दिशा में है, वेग विपरीत दिशा में है। या फिर आप वेग ऋणात्मक है ये भी लिख सकते हो, वेग ऋणात्मक है। और इसे क्या लिख सकते हो, वेग घट रहा है, परंतु वेग घट रहा है परंतु वेग धनात्मक है। इसमें घटने से मतलब क्या है, स्टार्टिंग में जब ये इस पार्टिकल ने यहाँ पर चलना शुरू किया था उस वक्त हमारा जो पार्टिकल है उसका वेग मान लीजिए 50 किलोमीटर प्रति घंटा था। यहाँ ए पर पहुंचता है उस वक्त इसका वेग मान लीजिए 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, परंतु वो जा तो इसी डायरेक्शन में रहे। वेग समय के साथ घट रहा है परंतु वो जा तो इसी डायरेक्शन में रहा है। परंतु ए से बी तक का देखा जाए तो वेग की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो वेग के लिए क्या है कि प्लस और माइनस सिर्फ उसकी दिशा को दिखाता है, जबकि उसकी प्रवणता है, प्रवणता क्या दिखाएगी, प्रवणता दिखाएगी कि वेग में कमी आ रही है या वृद्धि हो रही है। अगर प्रवणता है वो बढ़ रही है यानी कि एंगल है वो बढ़ रहा है तो हम क्या कहेंगे, वेग बढ़ रहा है। प्रवणता घट रही है तो वेग घट रहा है। ठीक है, आगे वाला एक एग्जाम्पल और देखते हैं। मान लीजिए हमारा जो पार्टिकल है वो उसने इस बिंदु से चलना शुरू किया, मूल बिंदु से किसी समय पे चलते हुए यहाँ तक आ गया टी के ऊपर। तो टी के ऊपर आप देखोगे हमारा जो पार्टिकल है उसकी दो स्थितियां हैं। एक तो स्थिति कौन सी है, मान लो यहाँ पर S1, और एक स्थिति कौन सी है, S2। क्या एक समय के ऊपर एक ही इंसान दो जगह उपस्थित हो सकता है, नहीं हो सकता। ये सिर्फ अपने मार्वल्स की मूवी में ही होता है कि उसमें टाइम ट्रेवल करके एक ही टाइम के ऊपर दो जगह उपस्थित हो सकता है, पर रियल टाइम के अंदर आप एक जगह पे दो, एक ही समय पे दो जगह उपस्थित नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। तो ये वाला ग्राफ भी पॉसिबल नहीं। इस वाले ग्राफ में देखा जाए तो यहाँ पर भी किसी समय टी के ऊपर समय तो बदल नहीं रहा है, पर हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसकी दो स्थितियां हैं। एक तो स्थिति यहाँ पर S1 है और एक स्थिति यहाँ पर S2। तो कण की यहाँ भी दो स्थितियां हैं, तो ये वाला ग्राफ भी पॉसिबल नहीं है, चाहे वो दूरी है चाहे वो विस्थापन। अब बात करते हैं ये वाला ग्राफ। तो इसमें देखेंगे, देखा जाए मूल बिंदु ओ से लेकर ये मान लीजिए ए है और ए से बी तक, ठीक है। तो ओ से ए तक का लिए देखा जाए तो यहाँ पर कण का जो भी आप स्लोप देखोगे, टेन थीटा की वैल्यू थीटा की वैल्यू चेंज हो रही है, नहीं हो रही। तो यहाँ से ओ से ए तक हमारा जो भी ऑब्जेक्ट है वो नियत वेग के साथ जा रहा है, नियत वेग के साथ जा रहा है। और ए से बी तक के लिए टेन थीटा की वैल्यू 0 हो जाती है, क्योंकि अपना ds बाई dt है उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। जब इसकी वैल्यू 0 हो जाती है तो हमारा जो वेग है, वेग सॉरी चाल है, चाल की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। तो ए से बी तक है उसने कोई विस्थापन तय नहीं किया। देखो विस्थापन तय हो रहा है, सीमित तो है कण ए से बी तक के बीच में। यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर t1 समय है और यहाँ t2 समय है। t1 से t2 समय के अंदर कण की स्थिति तो चेंज हुई नहीं है, तो यानी कि कण हमारा स्थिर अवस्था में, स्थिर अवस्था में।
इससे ए से बी के मध्य, और कण की ये जो वेग है कितना ए से बी के मध्य होगा, सॉरी चाल है ये, सेम ही यहाँ के लिए होगा। कण है वो ए से बी तक है, ए से बी के लिए कण का यहाँ पर वेग कितना है, नियत वेग के साथ जा रहा है। जबकि बी से सी तक के लिए देखें तो यहाँ पर कण का वेग है, कण का वेग है वो कितना है, 0। ठीक है, क्यों? क्योंकि डी एस वेक्टर बाई डी टी है 0 है, वो 0 है तो अपना टेन थीटा की वैल्यू भी 0 आ जाएगी। नेक्स्ट वाला ग्राफ देखें तो यहाँ पर देखिए इसी समय के ऊपर जो दूरी है, यहाँ पर देखिए ऊपर एस वेक्टर जा रहा है, ये वाई डायरेक्शन है, और नीचे वाला जो आएगा आपके पास में ये क्या आ जाएगा, नेगेटिव वाई डायरेक्शन। ये नेगेटिव वाई डायरेक्शन है, माइनस वाई। तो देखो हम जानते हैं दूरी है वो कभी नेगेटिव तो हो नहीं सकती, दूरी है वो नेगेटिव नहीं हो सकती कभी भी, इसलिए दूरी के लिए ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है। परंतु विस्थापन के लिए ये ग्राफ देखा जाए, विस्थापन है वो तो नेगेटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है तो भाई ये ग्राफ उसके लिए तो पॉसिबल है। परंतु ये ग्राफ क्या दिखा रहा है, इसी समय T1 के ऊपर कण है वो मान लीजिए यहाँ पर उपस्थित था, तो कितना एंगल बना रहा है, एंगल बना रहा है इतना। फिर T2 पोजीशन पे कण है यहाँ पर है, एंगल कितना बढ़ रहा है, एंगल बढ़ रहा है ना, टेन थीटा बढ़ रहा है, तो वेग भी बढ़ेगा। परंतु ये विस्थापन है नेगेटिव डायरेक्शन में, विस्थापन है वो नेगेटिव डायरेक्शन में, यानी कि मान लीजिए हमारा पार्टिकल है मूल बिंदु O पे स्थित है और नेगेटिव डायरेक्शन में वो क्या शो कर रहा है, हमारा पार्टिकल इस डायरेक्शन में जा रहा है परंतु उसका वेग बढ़ रहा है। ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है और ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन है। इसके नीचे वाला ग्राफ और देखा जाए, इस ग्राफ के अंदर आप देखोगे कि हमारा जो पार्टिकल है उसकी किसी भी समय T1 के ऊपर दो स्थितियां हैं, एक तो ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ, तो ये वाला ग्राफ पॉसिबल ही नहीं है। इसमें भी देखा जाए तो हमारे पार्टिकल की दो स्थितियां हैं, एक तो ऊपर एक नीचे, तो ये वाला ग्राफ भी पॉसिबल नहीं। दोस्तों अभी बात करते हैं स्पीड टाइम ग्राफ के बारे में और अपना जो वेलोसिटी टाइम है ग्राफ के बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि स्पीड टाइम ग्राफ है उसके मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। उसके बाद में हम देखेंगे कि जो स्पीड टाइम जो अपना ग्राफ बन रहा है उसमें जो अपना स्लोप है वो क्या शो करेगा, और उसके बाद में हम देखेंगे कि उसका एरिया अंडर द कर्व है वो क्या शो करेगा। तो दोनों ही चीज़ों को 1 बाय 1 है वो देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपना स्पीड टाइम जो ग्राफ है उसके बारे में। तो हमने जो स्पीड है वो हम जानते हैं किसके बराबर होता है, स्पीड बराबर होता है अपना डिस्टेंस बाय टाइम के, डिस्टेंस बाय टाइम के बारे में। और हमने इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में पढ़ा है, वो किसके बराबर होता है, चेंज इन डिस्टेंस बाय चेंज इन टाइम। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या ले सकते हैं कि हमारा जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर होता है, हमारी स्पीड और टाइम के इंटीग्रेशन फॉर्म के अंदर हम इस तरह से लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ से अपना फाइनली जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर आ जाएगा, अपनी स्पीड और टाइम के इंटीग्रेशन फॉर्म के अंदर। ठीक है, तो यहाँ से अपने क्या देख रहे हैं कि अपना जो स्पीड और टाइम का जो ग्राफ है उसके अंदर जो एरिया अंडर द कर्व जो बनेगा वो अपने को क्या शो करेगा, वो अपने को शो करेगा हमारी डिस्टेंस को। क्या स्पीड से हमने एक्सीलरेट कैलकुलेट किया था, नहीं किया था, तो इसका जो स्लोप है वो क्या शो करेगा, स्लोप सिर्फ चेंज इन स्पीड को रिप्रेजेंट करेगा, स्पीड है उसमें कितना चेंज हो रहा है, तो इसमें स्लोप है वो क्या शो करेगा, स्लोप शो करेगा चेंज इन स्पीड के बारे में, चेंज इन स्पीड के बारे में। ठीक है, यानी कि टाइम के रिस्पेक्ट में जो भी अपना स्पीड है उसमें कितना चेंज हो रहा है उसके बारे में। जबकि एरिया अंडर द कर्व क्या शो कर रहा है, एरिया अंडर द कर्व ऑफ स्पीड एंड टाइम ग्राफ क्या शो करेगा आपको, ये शो करेगा डिस्टेंस के बारे में। मान लीजिए ये हमारा एक ग्राफ है वो किसके मध्य है, अपना स्पीड
जिसको मैं वी से डिनोट कर देते, कोई दिक्कत नहीं है। और अपना टाइम है, टी के बीच एक ग्राफ है। तो कोई भी एक एरिया बन रहा है, ये मान लीजिए कि कोई भी एक वक्र बन रहा है। यहाँ पर ये मैंने वक्र गलत बना दिया क्योंकि स्पीड के अंदर ये नेगेटिव नहीं आता। ये मैं दूसरा बनाता हूँ। ये अपना कोई भी एक ग्राफ है, तो एरिया अंडर द कर्व, इसके नीचे का जो भी एरिया है आपका, ये नीचे का जो भी एरिया बन रहा है, ये आपको क्या शो करेगा, ये आपको डिस्टेंस शो करेगा। यानी कि हमारा जो भी पार्टिकल है उसको किसी भी पॉइंट ए से बी तक जाने के लिए जो भी उसने डिस्टेंस कवर की है, उस डिस्टेंस को को शो करेगा। इसको हम आगे डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। अब बात करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में। तो हमने वेलोसिटी और टाइम के बीच में एक रिलेशन पढ़ा है। कौन कौन से रिलेशन है? सबसे पहले हम जानते हैं वेलोसिटी है वो किसके बराबर होता है, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम के, होता है ना। इसको हम वेक्टर फॉर्म में इस तरह से रिप्रेजेंट करते थे, एस वेक्टर बाई टी के। इसके अलावा हमने क्या पढ़ा है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है वो किसके बराबर होती है, वो बराबर होती है अपना चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम के, पढ़ा है ना अपनों ने। तो इसको हम एक इंटीग्रेशन फॉर्म के अंदर ऐसा भी लिख सकते हैं, हमने देखा लास्ट क्लासों में, वी डी टी बोथ साइड इंटीग्रेट करेंगे तो अपने पास फाइनली आ जाएगा एस इक्वल्स टू वी डी टी। एक रिलेशन तो ये हो गया। इसके अलावा हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है इस रिलेशन और वेलोसिटी के बीच में एक रिलेशन, वो क्या होता है, हमने पढ़ा है इस रिलेशन है वो किसके बराबर होता है, वेलोसिटी बाई टाइम के। इसके अलावा हमने इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन के बारे में पढ़ा है, वो किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो इसको आप इंटीग्रेशन फॉर्म के अंदर लिखोगे या फिर इसको डिफरेंशिएशन में फॉर्म में रखने दो, क्योंकि अपना बीटी ग्राफ के बारे में ही स्टडी कर रहे हैं। तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि हमारा जो वेलोसिटी और टाइम के बीच में जो ग्राफ बन रहा है उसका स्लोप, क्योंकि डिफरेंशिएशन जो भी अपना अवकल फॉर्म के अंदर जो भी चीज़ होती है वो अपने को क्या दिखाती है, वो अपना स्लोप दिखाता है। स्लोप यहाँ क्या दिखा रहा है, एक्सीलरेशन को ही शो कर रहा है। यानी कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, उसका स्लोप जो है वो अपने को क्या दिखाएगा, स्लोप अपने को दिखाएगा एक्सीलरेशन के बारे में। जबकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ है उसके अंदर एरिया अंडर द कर्व क्या दिखाएगा, एरिया अंडर द कर्व क्या शो करेगा, अपने को डिस्प्लेसमेंट बताएगा। इसको मैं एक एग्जांपल से समझा देता हूँ आपको। मान लीजिए ये अपने पास में एक ग्राफ है जो कि वेलोसिटी यानी कि वेग और समय के बीच में ग्राफ अपना, ये अपना वेलोसिटी है और ये टाइम है अपना। कोई भी मान लीजिए एक अपना ग्राफ बन रहा है, पार्टिकल है यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं, तो इसमें किसी भी पॉइंट के ऊपर, मान लीजिए किसी भी पॉइंट के ऊपर हमें पार्टिकल की एक्सीलरेशन कैलकुलेट करनी है, तो किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, उस पॉइंट के ऊपर हम एक टेंजेंशियल लाइन खींचेंगे। जो ये टेंजेंशियल लाइन जो हम खींच रहे हैं, ये टेंजेंशियल लाइन हमें क्या शो करेगी, उस पॉइंट पर एक्सीलरेशन को शो करेगी। हम जैसे ए के ऊपर ये टेंजेंशियल लाइन खींची तो ए पर एक्सीलरेशन को शो कर रहा है, यहाँ पर बी पर हम एक टेंजेंशियल लाइन खींचेंगे तो वो हमें बी पर इसका क्या एक्सीलरेशन है वो बताएगा। हम सी पर एक टेंजेंशियल लाइन खींचेंगे तो सी पर हमें एक्सीलरेशन के बारे में जानकारी देगा, डी पर खींचेंगे तो डी के बारे में। ठीक है, अब ये हमारा जो भी एक वक्र बन रहा है, इसके नीचे का जो भी एरिया बन रहा है, ये एरिया में डिनोट करता हूँ, देखो ये एरिया आ गया अपने पास, ये रहा। तो जितना भी एरिया आ रहा है इसके नीचे का, ये एरिया किसको शो करेगा, ये शो करेगा डिस्प्लेसमेंट को। ठीक है, हम अलग अलग तरह के एरिया के क्वेश्चंस देखते हैं अभी और उससे अपने उसका डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं उसको। दोस्तों अभी बात करते हैं हमारा स्पीड टाइम ग्राफ और जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में। तो हमारा जो ये पहला ग्राफ है ये हमारा स्पीड और टाइम के बीच में है, और जो इधर वाला ग्राफ है ये हमारा वेलोसिटी और टाइम के बीच में है। मान लेते हैं किसी समय यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर हमारा t इक्वल्स टू 0 है और इस समय पर हमारा मान लीजिए t इक्वल्स टू मान लीजिए कुछ भी t1 t2 जो भी है,
और यहाँ पर वेलोसिटी है मान लीजिए v1 v2 v3 जो भी आप मानना चाहो, सॉरी स्पीड, ठीक है। और इस वाले के अंदर भी सेम चीज़ है, यहाँ पर t इक्वल्स टू 0 मान लीजिए और यहाँ पर t इक्वल्स टू t1 t2 जो भी मानना चाहो। तो इस वाले ग्राफ में हम क्या देखते हैं कि जो पार्टिकल है उसका जो वेलोसिटी है वो टाइम के रिस्पेक्ट में बढ़ ही नहीं रहा। यहाँ पे t इक्वल्स टू 0 पर वेलोसिटी देखेंगे तो वेलोसिटी यहाँ पर है, t1 के ऊपर देखेंगे तो भी वेलोसिटी इतनी है, यानी कि टाइम के रिस्पेक्ट के अंदर वेलोसिटी है वो चेंज नहीं हो रही। तो अपने क्या कहेंगे कि इसकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है। परंतु हम इसको एक दूसरे फॉर्म के अंदर भी समझना चाहेंगे। इस ग्राफ के किसी भी पॉइंट के ऊपर जब हम एक टेंजेंशियल लाइन खींचते हैं तो टेंजेंशियल लाइन कैसी आएगी अपनी, इस तरह की आएगी, बिल्कुल एक्स एक्स के पैरेलल आएगी। तो अपने क्या कहेंगे, टेंजेंशियल लाइन खींचेंगे तो वो एक्स एक्स के पैरेलल आएगी। तो अपने क्या करेंगे, टी वी बाई डी टी इक्वल्स टू अपने को क्या शो कर रहा है, स्लोप टेन थीटा को शो कर रहा है। ये किसके बराबर होगा, ये शो कर रहा है एक्सीलरेशन को, और थीटा की वैल्यू कितनी है 0। तो इसमें क्या है, एक्सीलरेशन हमारा 0 है। तो एक्सीलरेशन 0 है तो हम डायरेक्टली क्या कह सकते हैं, पार्टिकल है उसका जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है। तो इस केस में हमारा क्या आएगा, एक्सीलरेशन इक्वल्स टू 0, और यानी कि वेलोसिटी है वो कितनी है अपना कांस्टेंट। सेम ऐसा ही इधर रहेगा। इसमें क्या है कि पार्टिकल की टाइम के रिस्पेक्ट के अंदर स्पीड चेंज नहीं हो रही है, चेंज नहीं हो रही ना, सेम यहाँ से लेकर यहाँ तक पार्टिकल की स्पीड है वो इक्वल ही है। इसे आप क्या कह सकते हो कि जो स्पीड है वो टाइम के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट है, ठीक है। सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस के अंदर ये अब अपना जो ये ग्राफ बनना है, इधर वाली साइड तो है अपना स्पीड और इधर वाली साइड अपना टाइम, इधर वाली साइड अपना वेलोसिटी और इधर वाली टाइम साइड है अपना टाइम। तो देखिए यहाँ पर मान लीजिए किसी भी टाइम t इक्वल्स टू मान लीजिए t1 t2 जो भी है, इसको भी टाइम मान लीजिए t1 है। टाइम के रिस्पेक्ट के अंदर टाइम तो चेंज नहीं हो रहा, टाइम तो कांस्टेंट है, जबकि इसकी स्पीड है वो बढ़ी जा रही है। यहाँ पर स्पीड की वैल्यू कुछ अलग है, यहाँ पर स्पीड की वैल्यू कुछ अलग है, फिर कुछ अलग है, फिर कुछ अलग है। तो स्पीड तो बढ़ रही है जबकि टाइम है वो कांस्टेंट है। तो ऐसा कभी हो सकता है कि समय तो बढ़े नहीं और हमारी स्पीड बढ़ती रहे, पॉसिबल नहीं है। तो ये ग्राफ इनकरेक्ट है, यानी कि ये ग्राफ गलत है। यहाँ पर भी सेम ऐसा ही है, पार्टिकल का टाइम जो एक ही टाइम के ऊपर पार्टिकल की वेलोसिटी है वो बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है ना। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि किसी भी एक फिक्स टाइम के ऊपर पार्टिकल की एक से ज़्यादा वेलोसिटी आए, तो ये भी रॉन्ग है, ठीक है। थर्ड ग्राफ के लिए चले तो इसमें क्या है, ये अपना स्पीड है इधर और इधर है टाइम, इधर अपना क्या है वेलोसिटी और इधर अपना क्या है टाइम। यहाँ मान लेते हैं हमारे किसी भी टाइम t1 के ऊपर हमारी जो पार्टिकल उसकी वेलोसिटी है v1, सॉरी स्पीड, और यहाँ पर मान लीजिए t2 टाइम के ऊपर हमारी जो पार्टिकल की स्पीड है वो v2 है। इसी प्रकार से यहाँ v3 और t3। तो यहाँ हम क्या जानते हैं, टेन थीटा इक्वल्स टू इसके बराबर होगा, टेन थीटा इक्वल्स टू हमारा डी वी बाई डी टी। तो हम यहाँ क्या देखते हैं कि इसके किसी भी पॉइंट के ऊपर जब हम एक स्लोप बनाते हैं, स्लोप बना दी, एक मान लीजिए हमने एक टेंजेंशियल लाइन ये खींची, ये टेंजेंशियल लाइन अपना एक्स एक्स के साथ कितना कोण बनाते हैं, मान लीजिए थीटा एंगल बना रही है। किसी दूसरे पॉइंट के ऊपर हम देखेंगे तो सेम ही टेंजेंशियल लाइन है, ये टेंजेंशियल लाइन कितना एंगल का डिग्री बना रही है, अभी भी वही सेम थीटा एंगल बना रही है। क्या इस पूरी जो भी अपना वक्र बन रहा है, क्या इसमें कहीं भी अपना जो एंगल है वो चेंज हो रहा है, थीटा इक्वल्स टू कांस्टेंट, कांस्टेंट है ना। थीटा कांस्टेंट है तो टेन थीटा है उसकी वैल्यू भी फिक्स रहेगी। जब टेन थीटा की वैल्यू फिक्स रहेगी तो हम क्या कहेंगे कि ये जो भी वक्र बन रहा है इसके अंदर हमारा जो एक्सीलरेशन लग रहा है, एक्सीलरेशन लग रहा है वो क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट एक्सीलरेशन के साथ हमारा जो पार्टिकल है वो मूव कर रहा है। यहाँ पर भी आप देखिए
किसी भी पॉइंट के ऊपर जब हम इसका स्लोप देखते हैं तो वो एक फिक्स आ रहा है, फिक्स एंगल बन रहा है ना, फिक्स बन रहा है, यानी टेन थीटा की वैल्यू है वो फिक्स है, यानी कि फिक्स है यानी चेंज नहीं हो रही, तो अपने क्या कहेंगे, चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम। ये किसको शो करता है, अपना एक्सीलरेशन को, तो एक्सीलरेशन अपना क्या है, नियत है। और ये अपना थीटा कितना है, थीटा 90 डिग्री से कम है, लेस देन 90 डिग्री, तो अपने क्या कहेंगे, एक्सीलरेशन है वो धनात्मक है, पॉजिटिव है। धनात्मक एक्सीलरेशन है तो क्या होगा, हमारा जो वेलोसिटी है वो टाइम के साथ बढ़ेगी, क्या कहेंगे, वेलोसिटी टाइम के साथ बढ़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। इसमें देखिए अपना ये स्पीड और टाइम के बीच में ग्राफ है, स्पीड और टाइम के बीच में, तो इसमें और ये अपना है वेलोसिटी और टाइम। इसमें किसी भी पॉइंट के ऊपर हम जब एक टेंजेंशियल लाइन ये खींचते हैं, मान लीजिए मैं 2 पॉइंट ले लेता हूँ, तो अब आप देखते हैं कि टेंजेंशियल लाइन एक्स एक्स के साथ कितने एंगल बनाती है, यहाँ एंगल बना रही है थीटा 1, यहाँ एंगल बना रही है अपना थीटा 2, और एक पॉइंट यहाँ ले लेते हैं, यहाँ भी टेंजेंशियल लाइन खींची, और ये अपना टेंजेंशियल लाइन कितना बना रही है, ये एंगल थीटा 3। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हो कि थीटा 3 एंगल है, उससे बड़ा अपना थीटा 1 एंगल है, और थीटा 1 से बड़ा अपना थीटा 2 एंगल है। जैसे जैसे एंगल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे टेन थीटा की वैल्यू भी बढ़ती जाती है। कैसे बढ़ती जाती है, अपना टेन 0 डिग्री, टेन 30 डिग्री, और टेन मान लीजिए 45 डिग्री, और टेन 90 डिग्री। हम जानते हैं टेन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, इन्फिनिटी, टेन 0 की 0, और टेन 45 की 1, इसकी कितनी होती है 1/√3, और टेन 60 डिग्री की कितनी होती है, टेन 60 डिग्री की होती है अपना √3। तो जैसे जैसे थीटा बढ़ता जाता है, हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसका क्या चेंज होता रहेगा, टेन थीटा की वैल्यू चेंज होती है, और टेन थीटा की वैल्यू जब बढ़ेगी तो हम क्या कहेंगे, एक्सीलरेशन भी बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं एक्सीलरेशन इक्वल्स टू टेन थीटा इक्वल्स टू dv/dt। ठीक है, यानी कि अगर थीटा पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ पर थीटा कितना आ रहा है, 90 डिग्री से कम आ रहा है, 90 डिग्री से कम आ रहा है ना, सॉरी, थीटा उसकी वैल्यू 90 डिग्री से कम है, 90 डिग्री से कम है तो टेन थीटा पॉजिटिव रहेगा, तो इसमें क्या आएगा, हमारा त्वरण है यानी कि एक्सीलरेशन है वो क्या होगा, धनात्मक होगा, पॉजिटिव होगा, पहली बात। दूसरा, समय के साथ बढ़ रहा है, समय के साथ बढ़ रहा है। ठीक है, तो क्या आएगा, जो पार्टिकल है उसका वेग भी समय के साथ बढ़ेगा, साथ बढ़ेगा। सेम ही यहाँ वेलोसिटी और टाइम के रिस्पेक्ट में हम देखेंगे, तो यहाँ पर किसी भी पॉइंट के ऊपर आप टेंजेंशियल लाइन खींचोगे और उसका एक्सेस के साथ एंगल देखोगे, तो इस वक्र के अंदर जो एंगल है वो बढ़ेगा। जब एंगल बढ़ेगा, थीटा बढ़ेगा, तो हमारा टेन थीटा बढ़ेगा। जब टेन थीटा बढ़ेगा तो हमारा एक्सीलरेशन बढ़ेगा, और थीटा की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री से छोटी, 90 डिग्री से छोटी टेन थीटा की वैल्यू है, तो हमारा टेन है वो पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव रहेगा तो एक्सीलरेशन है वो धनात्मक रहेगा और बढ़ता हुआ होगा। अब जब त्वरण बढ़ रहा है तो हम क्या करेंगे, वेलोसिटी भी बढ़ेगी, वेलोसिटी भी बढ़ेगी। ठीक है, इसके बाद वाला ये ग्राफ देखें, ये अपना ग्राफ किसके बीच में है, अपना स्पीड और टाइम के मध्य, ये अपना स्पीड टाइम के मध्य ग्राफ है, और ये अपना, अभी किसी के मध्य ये मन में ये कंफ्यूज होगा कि सर आपने तो एक्सीलरेशन स्पीड टाइम के लिए भी एक्सीलरेशन को दिखा दिया और वेलोसिटी टाइम के लिए भी एक्सीलरेशन को दिखा दिया,
देखो अगर मोशन हमारा वन डायमेंशन के अंदर है, ठीक है, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है, तो उस कंडीशन के अंदर हमारी स्पीड और वेलोसिटी है वो एक ही चीज होगी। क्यों? क्योंकि हमारा जो डिस्प्लेसमेंट और हमारा डिस्टेंस वो इक्वल रहेगा, ठीक है। तो जब डायरेक्शन चेंज होगी तभी हमारे लिए स्पीड और वेलोसिटी है वो अलग क्वांटिटी रहेगी, वरना वो एक ही क्वांटिटी रहेगी, ठीक है। अभी इसके लिए बात करें अपना स्पीड और टाइम के अंदर, यहाँ पर कोई भी पॉइंट है वहां पर अपन एक स्लोप खींचते हैं। ये अपना उन्होंने स्लोप खींचा, यानी टेंजेंशियल लाइन खींची, और उसका एक्स एक्स के साथ हम एंगल देख रहे हैं। मान लीजिए यहाँ थीटा 2 एंगल है और यहाँ पर अपना थीटा 1 एंगल है एक्स एक्स के साथ, और यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर और हम खींचते हैं तो ये टेंजेंशियल लाइन खींची, और यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो थीटा 3 है। तो आप क्या देख रहे हो, टाइम के साथ यहाँ जैसे जैसे टाइम टी है वो बढ़ रहा है, वैसे वैसे जैसे पार्टिकल पहले ए पर था, फिर बी पर पहुंचा, फिर ये सी पर आया, तो पार्टिकल के जो एंगल्स बन रहे हैं एक्स एक्स के साथ वो घट रहे हैं। थीटा 1 वो सबसे ज्यादा था, थीटा 2 उससे कम, और थीटा 3 सबसे कम, ठीक है। एंगल कम हो रहे हैं तो टेन थीटा की वैल्यू है वो भी कम होती जाएगी। टेन थीटा 1 इज लेस देन टेन थीटा 2 लेस देन टेन थीटा 3। हम जानते हैं कि एक्सीलरेशन है वो किसके बराबर होता है, dv बाई डी टी के, और हम ये भी जानते हैं dv बाई डी टी किसके बराबर होगा, स्लोप के बराबर होगा टेन थीटा के। तो हम क्या कहेंगे डायरेक्टली कि ए पॉइंट के ऊपर जो एक्सीलरेशन है वो सबसे ज़्यादा होगा, बी पॉइंट पर एक्सीलरेशन उससे कम, और सी पॉइंट पर एक्सीलरेशन उससे कम। तो हमारा पार्टिकल है उसका त्वरण घट रहा है, त्वरण घट रहा है। अब जब त्वरण घट रहा है तो से अपने सीधी सी बात क्या कहेंगे कि पार्टिकल है उसका वेलोसिटी है वो भी टाइम के साथ कम होती जा रही है, कम होती रहेगी, ठीक है। सेम ही इधर वाली साइड बनेगा। अब देखिए इसके बाद एक ग्राफ और, अभी अपने जो डायरेक्शन वाली बात कर रहे हैं ना वो यहाँ से समझ में आएगी आपको। ये अपना स्पीड है और ये अपना टाइम है, ये अपना स्पीड है और ये अपना टाइम है। देखिए स्टार्टिंग में किसी भी पॉइंट के ऊपर हमारा जो पार्टिकल है उसकी स्पीड है यहाँ पर u इक्वल टू मान लीजिए 5 मीटर पर सेकेंड है, 10 मीटर पर सेकेंड है, कुछ भी। और यहाँ पर जो हमारा पार्टिकल है उसका सॉरी ये वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी कितनी है अपनी v है, जो कोई भी जो वैल्यू आ रही है अपनी। अब देखिए टाइम के साथ साथ यहाँ t इक्वल टू 0 है, ये यहाँ इस पॉइंट में मान लीजिए t इक्वल टू T1 है, और ये वाला जो पॉइंट है वो मान लीजिए t इक्वल टू T2 मान लीजिए। सेम यहाँ के लिए अपने देखें t इक्वल टू 0, ये T1 मान लीजिए, और यहाँ पर ये T2 मान लीजिए। T2 पर क्या आ रहा है, हमारा जो पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी क्या है, T2 पर हमारे जो पार्टिकल की वेलोसिटी है वो क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है। यहाँ पर जो कोई भी वेलोसिटी मान लीजिए v1 और यहाँ पर मान लीजिए v2, तो v1 और v2 में क्या फर्क है, देखो v1 तो यहाँ पर क्या है पॉजिटिव, क्योंकि ये पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में, ये नेगेटिव वाई डायरेक्शन में, तो ये क्या है नेगेटिव। तो यहाँ पर मान लीजिए कोई भी बिंदु B है, यहाँ पर ये B पॉइंट है, B पॉइंट पर हमारा जो पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी क्या आ रही है, नेगेटिव। और हमारा जो ये A पॉइंट है, A पॉइंट के ऊपर हमारी जो वेलोसिटी है वो अपनी आ रही है पॉजिटिव। हमने पढ़ा है पिछली वीडियो के अंदर कि हमारी जो स्पीड है वो या तो 0 होगी या पॉजिटिव होगी, नेगेटिव तो स्पीड होती नहीं है कभी। हमारी जो वेलोसिटी है वो 0 भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, पर यहाँ पर हमारा क्या आ रहा है, नेगेटिव स्पीड आ रहा है। तो स्पीड के लिए तो ये ग्राफ पॉसिबल ही नहीं है, पर वेलोसिटी के लिए तो पॉसिबल है, क्योंकि वेलोसिटी तो हमारी नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी आ सकती है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं एक्सीलरेशन के बारे में। अगर एक्सीलरेशन नेगेटिव होगा तभी तो वेलोसिटी नेगेटिव होगी, वरना तो होगी नहीं।
और वेलोसिटी के केस के अंदर हमारा नेगेटिव साइन है वो क्या दिखा रहा है उसको भी देखते हैं। इस ग्राफ को मैं एक नंबर लाइन के ऊपर फिर से समझाता हूँ आपको, बड़े मजेदार से समझेंगे। मान लेते हैं स्टार्टिंग में पार्टिकल है हमारा यहाँ ए पॉइंट के ऊपर है, ये अपना एक्स एक्सिस है और ये अपना मान लो मूल बिंदु ओ है तो रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये फिर नेगेटिव एक्स एक्सिस मान लो। इसी समय पर हमारा जो पार्टिकल है वो यहाँ पर मौजूद है जिसकी वेलोसिटी है मान लेते हैं यहाँ पर va है जो पॉजिटिव है, ठीक है। अब इसके ऊपर क्या है, त्वरण लग रहा है। मान लीजिए इसकी वेलोसिटी कितनी है, va है, जिसकी डायरेक्शन मान लो किसी पॉजिटिव x डायरेक्शन में इधर है। अब इसके ऊपर एक्सीलरेशन लग रहा है, एक्सीलरेशन कितना लग रहा है वो देख निकालते हैं पहले। तो यहाँ पर इस पर एक टेंजेंशियल लाइन खींचते हैं, ये हमने टेंजेंशियल लाइन खींची, ये एक्स एक्स के साथ कितना डिग्री बनाएगा, ये एक्स एक्स के साथ बना रहा है 90 डिग्री प्लस थीटा बना रहा है। 90 डिग्री से बड़ा ही कौन है, यहाँ पर भी आप देखोगे इसका जो एंगल बन रहा है ये 90 डिग्री से बड़ा ही है। हम जानते हैं कि 90 डिग्री से जैसे ही बड़ा होता है तो टेन थीटा वो हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा टेन थीटा वो नेगेटिव हो जाता है। तो जब टेन थीटा है वो नेगेटिव है तो हमारा एक्सीलरेशन है वो भी नेगेटिव है। एक्सीलरेशन नेगेटिव का मतलब क्या है कि हमारा जो त्वरण है वो ऋणात्मक है। त्वरण ऋणात्मक है यानी एक्सीलरेशन ऋणात्मक, यानी कि अगर हमारी वेलोसिटी है वो इधर वाली डायरेक्शन है परंतु त्वरण हमारा ऋणात्मक यानी कि इधर वाली साइड लग रहा है, तो क्या होगा, वेलोसिटी समय के साथ कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, और एक समय ऐसा आएगा, एक समय ऐसा आएगा जब हमारा पार्टिकल यहाँ पर मान लीजिए पहुंचेगा और इसकी वेलोसिटी 0 हो गई। ये हमारा वो पॉइंट है जहाँ पर हमारे पार्टिकल की वेलोसिटी 0 हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर तो v1 है और यहाँ पर ये 0 हो गई। 0 होने के बाद अब ऋणात्मक एक्सीलरेशन लगना शुरू हो रहा है, और अभी हमारा पार्टिकल है वो इधर वाली डायरेक्शन में जा रहा है, और किसी समय पर हमारा जब पार्टिकल यहाँ पहुंचेगा तो इसकी वेलोसिटी इधर वाली साइड v2 हो गई। ये रही हमारे v2। इसको आप बड़े ही मजेदार तरीके से समझ सकते हो कि हमारी एक कार है, ये हमारी कार है, ठीक है। ये मान लीजिए 10 किलोमीटर पर और क्या हिसाब से इधर की तरफ जा रही है, किधर, इधर वाले डायरेक्शन, ठीक है। अचानक से आप क्या करते हो कि इसमें आगे की तरफ ना ले जाकर इस पर आप पीछे की तरफ इसमें गियर लगाकर इसको पीछे की तरफ दौड़ाना शुरू कर देते हो। तो क्या होगा, शुरुआत में इसकी वेलोसिटी वो कम हो जाएगी, और फिर एक टाइम के बाद में क्या होगा, हमारी गाड़ी है वो बैक गियर के अंदर पीछे की तरफ गति करेगी, ठीक है। ये चलती हुई ट्रेन के अंदर अचानक से आपने उसके ऊपर एक्सीलरेशन वो बैक साइड में लगा दिया, तो उससे हमारा जो पार्टिकल है, या फिर इसको एक एग्जांपल हमने पिछली वीडियो में भी देखा था, क्या था कि आपने एक बॉल है उसको आप हाथ में पकड़े ऊपर की तरफ उछालते हो किसी भी स्टार्टिंग वेलोसिटी मान लीजिए 10 किलोमीटर प्रति घंटा से, ठीक है। तो इस बॉल के ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल किस डायरेक्शन में लगेगा, जी नीचे की ओर। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब यह बॉल हमारी ऊपर की तरफ जाएगी और एक किसी एक हाइट h के ऊपर जाने के बाद में बॉल हमारी रुक जाती है, रुकने के बाद में और फिर वापस नीचे की तरफ आती है, ठीक है। जब बॉल को हम ऊपर की ओर फेंकेंगे अपना वर्टिकल डायरेक्शन में तो ऐसा ही मोशन होता है। तो यहाँ पर हमारा जो पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी 0 किस कारण से हो रही है, 0 इस कारण से हो रही है क्योंकि एक्सीलरेशन है वो विपरीत दिशा में लग रहा है, और एक समय ऐसा आएगा जब पार्टिकल की वेलोसिटी है वो तो हमारी हो जाएगी 0, परंतु अभी भी उस पर एक्सीलरेशन है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। अभी इस पार्टिकल की वेलोसिटी यहाँ पर हो गई 0, परंतु उस पर एक्सीलरेशन अभी भी अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। उसके कारण अभी ये क्या है, इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगा, किसमें, एक्सीलरेशन के डायरेक्शन में। एक्सीलरेशन के डायरेक्शन में ये हमारा पार्टिकल है वो मूव करना शुरू कर देगा, और किसी समय पर आने के बाद मान लीजिए यहाँ पर पहुंचा धरती के आसपास तो इसकी वेलोसिटी v2 हो गई, ठीक है। तो इसमें ग्राफ के अंदर भी हम ये समझ पा रहे हैं कि हमारा जो एक्सीलरेशन है वो क्या होता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, और ऊपर वाली वीडियो के अंदर हमने देखा 0 भी हो सकता है। एक्सीलरेशन तीनों तरह के हो सकते हैं, वेलोसिटी भी तीनों तरह की हो सकती है, परंतु हमारी स्पीड है वो सिर्फ
कैसे हो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वेलोसिटी और टाइम का जो ग्राफ है उससे हम किस तरह से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मान लीजिए हमारा ये एक वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है, ठीक है। यह मान लीजिए हमारा पॉइंट ओ है। यहाँ से ऊपर की तरफ हमें जितनी भी वेलोसिटी दिखाई दे रही है वो हमारी होगी पॉजिटिव वेलोसिटी, जबकि ये मूल बिंदु ओ है, इससे नीचे की तरफ की जितनी भी वेलोसिटी है वो हमारी क्या होगी, नेगेटिव वेलोसिटी आएगी, नेगेटिव वेलोसिटी आएगी, ठीक है। पहले मैं ये आपको डायरेक्ट ट्रिक बताता हूँ कि ट्रिक कैसे सोल्व करनी है, फिर मैं आपको बताऊंगा उसको एक्सप्लेन करके कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो मान लीजिए कि हमारा वेलोसिटी और टाइम के बीच में कोई भी एक ग्राफ बन रहा है। ग्राफ को डिनोट कर लेते हैं, इस तरह का कुछ भी आपका एक ग्राफ बन रहा है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि वेलोसिटी और टाइम के बीच में जो भी ग्राफ बनता है तो उसमें एरिया अंडर द कर्व, ये एरिया अंडर द कर्व है, ये हमें क्या शो करता है, ये हमें शो करता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को। ये हम किस तरह से बता सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि वेलोसिटी v है वो किसके बराबर होती है, हमारा डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम के। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए आपने ये रिलेशन पढ़ा होगा। तो यहाँ से हम क्या बता सकते हैं कि ds है वो किसके बराबर होगा, v dt के। बोथ साइड आप जब इंटीग्रेट करोगे तो आपके पास में s इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, v dt, जो कि हमें क्या बताता है कि वेलोसिटी और टाइम के बीच में हमारा जो भी ग्राफ बन रहा है उसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या आएगा, एरिया अंडर द कर्व आएगा, एरिया अंडर द कर्व, जो हमें क्या शो कर रहा है, हमारा जो डिस्टेंस है और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। मान लेते हैं ये हमारा जो ग्राफ बना है उसमें जो एरिया अंडर द कर्व बन रहा है उसका जो इधर वाला जो एरिया है उसको हम a1 से डिनोट कर रहे हैं और इधर जो वाला जो एरिया है उसको a2 से डिनोट करें, ठीक है। तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्या आएगा, तो देख लीजिए। सबसे पहले बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट के लिए। तो देखो डिस्प्लेसमेंट है वो हमारा क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर है ना, वेक्टर है। तो इसमें आप डायरेक्शन का ध्यान रखोगे तो ऊपर वाली डायरेक्शन है यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो भी है ये आपको पॉजिटिव शो करिए, पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव वेलोसिटी के लिए, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो किस तरफ जा रही है, एक दिशा में। जबकि दूसरी वाली यहाँ से यहाँ तक की है वो आपको क्या शो कर रही है, नेगेटिव डायरेक्शन में वेलोसिटी को शो कर रही है ना। तो जब यहाँ से यहाँ तक की जो वेलोसिटी है वो पॉजिटिव है, यहाँ से यहाँ तक की वेलोसिटी जब आपको नेगेटिव शो कर रही है तो हमारे डिस्प्लेसमेंट भी नेगेटिव होंगे। जो ये वाला एरिया A1 है इसके लिए हमारा डिस्प्लेसमेंट है रहेगा हमारा पॉजिटिव, और ये जो एरिया 2 है इसके लिए हमारा डिस्प्लेसमेंट रहेगा नेगेटिव, ठीक है। ऐसा क्यों होता है इसको हम डिटेल में भी देखेंगे। तो यहाँ से जब भी डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना हो तो जितना भी हमें ट्रिक क्या याद रखनी है कि जो भी हमारा एक्स एक्सिस के ऊपर वाला जो भी पोर्शन है, ये अपना टाइम टी के लिए, तो ऊपर वाला जितना भी पोर्शन है उसका जितना भी एरिया आप लिखते हो A1 A2 A3 वो सारे के सारे आपको पॉजिटिव लिखने हैं। तो यहाँ पर A1 क्या आएगा, पॉजिटिव। और ये जो अपनी लाइन है इसके नीचे वाले जितने भी एरिया है, ये वाले जो एरिया है वो सारे के सारे क्या रहेंगे, ये वाले नेगेटिव, नेगेटिव। तो आपको एरिया A2 है वो दिख रहा है नेगेटिव। ये किसके लिए आएगा, ये आएगा डिस्प्लेसमेंट के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं आपके डिस्टेंस के लिए। डिस्टेंस के लिए क्या होगा, डिस्टेंस के लिए हम जानते हैं कि डिस्टेंस हमारा क्या एक स्केलर क्वांटिटी है। तो इसमें क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव का तो कोई लफड़ा ही नहीं है। डिस्टेंस हमारी या तो जीरो होती है या पॉजिटिव होती है। तो इसके अंदर आपको क्या कर देना है कि एरिया कुछ भी हो, चाहे वो एक्स एक्स के ऊपर की तरफ हो चाहे आपका नीचे की तरफ हो, किसी भी डायरेक्शन में हो, आपको वो हमेशा पॉजिटिव ही रखना है। तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बड़ी आसानी से हम कैलकुलेट कर। अब मैं रीजन बताता हूँ आपको थोड़ा सा एक एग्जाम्पल लेकर, फिर आपको बड़े मजे से समझ में आएगा। चलिए उस दोस्तों मैं एक तरफ तो आपको बनाता हूँ ग्राफ और दूसरी तरफ उसकी पार्टिकल की पोजीशन है उसको।
मान लीजिए हमारी ये पार्टिकल है, किसी समय मूल बिंदु O पर मौजूद है, ठीक है। और ये मैं इधर इसका ग्राफ तैयार करता हूँ। ये अपना मान लीजिए पॉजिटिव वाई डायरेक्शन है, तो मैं इस डायरेक्शन में पॉजिटिव वेलोसिटी डिनोट करूँगा, इधर अपना टाइम है और इधर अपना नेगेटिव वेलोसिटी, ठीक है। हमारा पार्टिकल है वो किसी t इक्वल टू 0 पर यहाँ मौजूद है, ये t इक्वल टू 0 पर, यानी कि पार्टिकल है वो t इक्वल टू 0 पर यहाँ मौजूद, ठीक है। अब हमारे पार्टिकल ने चलना शुरू किया, यहाँ से चलना शुरू किया, तो स्टार्टिंग वेलोसिटी कितनी है, v इक्वल टू 0, तो इस पॉइंट के ऊपर इसकी v इक्वल टू 0 है, ठीक है। अब पार्टिकल किसी भी कांस्टेंट एक्सीलरेशन, मान लीजिए एक कोई भी एक कांस्टेंट एक्सीलरेशन है, उससे चलना शुरू करता है, कहाँ तक, मान लीजिए कि यहाँ तक जा रहा है, इसी समय t1 तक, t1 समय तक यहाँ तक जा रहा है, किसी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, सॉरी कांस्टेंट एक्सीलरेशन के साथ, कांस्टेंट दिखा देता हूँ। ए कांस्टेंट है, समय के साथ परिवर्तित नहीं हो रहा, तो इसके लिए हमारा ग्राफ कैसा बनेगा, ए कांस्टेंट है, समय के साथ परिवर्तित नहीं हो रहा, तो कुछ ऐसा ही ग्राफ बनता है हमारा। और कहाँ तक जा रहा है, ये t1 समय तक जा रहा है, जा रहा है ना। यहाँ तक पहुँचने के बाद हमारे जो पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, v इक्वल्स टू v1, तो ये v इक्वल्स टू यहाँ पर v1 आ जाती है। इसके बाद हमारा जो पार्टिकल है वो क्या करता है, यहाँ से इस वाली जगह से वापस चलना शुरू कर देता है इधर वाली डायरेक्शन में, सेम उसी कांस्टेंट एक्सीलरेशन के साथ, परंतु इसमें एक्सीलरेशन है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, इधर वाली साइड, ठीक है। अपोजिट साइड में चल रहा है, तो एक्सीलरेशन देखिए हमारा पार्टिकल चलना शुरू कर देता है इधर वाली साइड, और एक्सीलरेशन है वो नेगेटिव डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में बन रहा है, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। मैं सही बना रहा हूँ या नहीं बना रहा, क्रॉस चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर आप किसी भी समय पर इसका स्लोप लेंगे तो वो थीटा है वो कांस्टेंट है, ठीक है, थीटा कांस्टेंट है, पहली बात। थीटा है वो लेस देन 90 है, लेस देन 90 होगा तो हम क्या जानते हैं कि हमारे टेन थीटा उसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, और टेन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो आप क्या कहोगे कि पार्टिकल है उसका एक्सेलरेशन है वो भी पॉजिटिव है। जबकि यहाँ से लेकर यहाँ तक का आप देखोगे तो यहाँ पर अपना क्या आ रहा है, थीटा है वो 90 डिग्री से ज़्यादा है। क्यों, क्योंकि आप यहाँ पर किसी भी पॉइंट के ऊपर एक स्लोप लोगे, वो थीटा जो भी आएगा वो 90 डिग्री से ज़्यादा आएगा। तो इस वाले टाइम पीरियड के लिए यहाँ से लेकर यहाँ तक के लिए हमारा जो एक्सेलरेशन है वो क्या होएगा, नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगा। इस नेगेटिव एक्सेलरेशन के साथ हमारा पार्टिकल है वो इधर वाली डायरेक्शन में मूव करेगा, और एक समय ऐसा आएगा जब पार्टिकल की जो भी वेलोसिटी है वो फिर से जीरो हो गई, हमारा पार्टिकल फिर से यहाँ आ गया स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर, और इसकी वेलोसिटी फिर से जीरो हो गई, पार्टिकल फिर से यहाँ आ गया और इसकी वेलोसिटी यहाँ जीरो हो गई। तो पार्टिकल ने कितना अभी चक्कर लगाया, पार्टिकल पहले यहाँ से यहाँ गया और फिर यहाँ से यहाँ आ गया। अब पार्टिकल क्या है कि यहाँ पहुंचने के बाद में फिर इधर वाली डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इधर वाली डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। और एक्सेलरेशन अभी भी कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है, अभी भी इसी डायरेक्शन में लग रहा है, यानी कि नेगेटिव लग रहा है। तो पार्टिकल हमारा इधर वाली साइड मूव करेगा, और मान लेते हैं यहाँ किसी समय तक जाता है, मान लेते हैं उसको t3 समय तक जाता है, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी हो जाती है v2 या v1 मान लो, ठीक है। v1 वेलोसिटी नहीं हो जाती तब तक पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव करेगा और यहाँ तक पहुँच जाएगा। तो क्या होगा, नेगेटिव एक्सीलरेशन, यानी कि पार्टिकल अब इस साइड में मूव कर रहा है, कब तक मूव कर रहा है, जब तक कि इसकी वेलोसिटी इधर -v1 ना हो जाए। जैसी होगी पार्टिकल यहाँ रुकेगा, रुकने के बाद फिर पार्टिकल यहाँ जैसे रुक गया, अब रुकने के बाद पार्टिकल वापस कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, पार्टिकल जा रहा है इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में जाएगा, तो अब एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन हो जाएगा पॉजिटिव। यहाँ से इधर वाली साइड में जब पार्टिकल जा रहा है तो इस पर अब किसी भी समय पर आप स्लोप लोगे, थीटा उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90 डिग्री से कम। तो अब इसकी वैल्यू जब 90 डिग्री से कम आ रही है तो पार्टिकल पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, ठीक है।
तो यहाँ पर अपने पास में पार्टिकल ने यहाँ से चलना शुरू किया, इधर की तरफ T1 तक जाता है, फिर वापस इधर की तरफ आता है और फिर यहाँ से आने के बाद इधर आता है। तो पार्टिकल ने टोटल कितना डिस्प्लेसमेंट लिया, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा अपना, इस एरिया A1 प्लस A2 के बराबर। एरिया A1 माइनस A2 करेंगे, क्योंकि ऊपर वाला तो पॉजिटिव है और नीचे वाला नेगेटिव है। तो इसके लिए आप एरिया A1 और A2 को कैलकुलेट करोगे तो आप देखोगे कि भाई वेलोसिटी इक्वल है, टाइम इक्वल है, तो ये 0 आएगा। और पार्टिकल ने यहीं से चलना शुरू किया और वापस यहीं आके रुक रहा है, तो यहाँ पे 0 आ रहा है। परंतु क्या डिस्टेंस 0 आ रही है? डिस्टेंस 0 नहीं आएगी। डिस्टेंस क्यों नहीं 0 आएगी? पार्टिकल ने हमारा यहाँ से चलना शुरू किया और एक चक्कर पूरा लगाकर यहाँ से यहाँ तक आ रहा है। तो डिस्टेंस कैसे आएगी? A1 प्लस A2, क्योंकि डिस्टेंस हमारा कोई मतलब नहीं है कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, उसकी डिस्टेंस क्या होती है, टोटल पाथ जो ट्रेवल कर रहा है उसके बराबर। ठीक है, तो आपको ये शॉर्ट ट्रिक है, बस ये याद रखनी है, इसी से अपने सारे क्वेश्चन है वो सोल्व हो जाएंगे। मैं कुछ क्वेश्चन करवाता हूँ, फिर उससे अपने चीज है उसमें ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। सबसे पहले एक क्वेश्चन नोट कीजिएगा, आप भी साथ साथ कर सकते हो सॉल्व इसको। मान लेते हैं ये वाली साइड है आपका वेलोसिटी है और ये वाला है टाइम, और ये मान लीजिए कोई भी एक आपका ग्राफ है। ठीक है, ये वाला एरिया मान लीजिए ए है। ठीक है, यहाँ पे टाइम में और देता हूँ, ये t इक्वस टू 0 है, ये t इक्वस टू 1, 2, 3 और 4, ये 4 सेकंड है। यहाँ पर वेलोसिटी है वो v इक्वस टू 2 मीटर पर सेकंड है, यहाँ जो वेलोसिटी है वो v इक्वस टू -2 सेकंड है। आपको कैलकुलेट करना है जो पार्टिकल है उसकी टोटल डिस्टेंस कितनी कवर कर रहा है और टोटल डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है। ठीक है, तो हम जानते हैं डिस्टेंस क्या है, जितने भी एरिया है, मान लेते हैं ये एरिया, ये वाला जो एरिया है, ये एरिया है, और इन चारों एरिया के योग के बराबर हो जाएगा। तो A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4, इसके बराबर तो हमारा डिस्टेंस आ गया। और डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा? डिस्प्लेसमेंट के लिए हम बात करेंगे तो ऊपर वाले जो एरिया है वो तो रहेंगे पॉजिटिव, और जो नीचे वाले जो एरिया है वो रहेंगे नेगेटिव। तो ऊपर वाले जो पॉजिटिव है डिस्प्लेसमेंट के लिए A1 प्लस A3, और जबकि अपने नीचे वाले हैं वो नेगेटिव है तो -A2 और -A3, ये अपना डिस्प्लेसमेंट के लिए। तो इनकी वैल्यू पुट करते हैं तो अपने पास वैल्यू फाइनली आ जाएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट के लिए। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए इसका एरिया कितना आ जाएगा? इसका एरिया आ जाएगा, देखो ये वाली दूरी अपने को दे रखी है 1, और ये वाली कितनी है 2, तो अपने जानते 1 इंटू 2, ये अपने पास आ गया 2 मीटर स्क्वायर। सेम यहाँ से यहाँ तक की कितनी है 1, और ये कितनी है 2, तो इसका एरिया अपने पास में कितना आ जाएगा 2 मीटर स्क्वायर। सेम इसका एरिया कितना आ जाएगा 2 मीटर स्क्वायर, और इसका एरिया कितना आ जाएगा 2 मीटर स्क्वायर। A1 A2, ये A3 सॉरी A2 तो ये है ना अपना A3, ये A4, तो ये अपना A2, ये A3 और ये A4। ठीक है, जब इनकी वैल्यू रखेंगे तो अपना डिस्टेंस टोटल कितना हो जाएगा? डिस्टेंस हो जाएगा 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 इक्वल्स टू 8 मीटर स्क्वायर। जबकि अपना डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? ये देखो ऊपर वाले तो दोनों है पॉजिटिव और ये वाले दोनों नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 2, और नीचे वाले दोनों नेगेटिव, तो डिस्प्लेसमेंट आपका कितना आ जाएगा 0। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। ये मान लेते हैं अपनी वेलोसिटी और ये अपना है टाइम। इसके बीच में अपना एक ग्राफ है इस तरह से दे रखा है। ठीक है, अब मान लेते हैं यहाँ से अपना टाइम है ये कितना है t इक्वल्स टू 0, t इक्वल्स टू 1,
ये टी इक्वल्स टू 2 और ये टी इक्वल्स टू 3 और ये टी इक्वल्स टू 4। यहाँ पर इधर वाली साइड जो वेलोसिटी है v इक्वल्स टू 2 दे रखी है और इधर वाली जो वेलोसिटी है वो दे रखी है v इक्वल्स टू 4। फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। इस तरह से कैलकुलेट करोगे। मान लेते हैं ये अपना एरिया है वो A1 है, ये A1 है, तो A1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? A1 की वैल्यू आ जाएगी हाफ बेस इंटू हाइट। बेस कितना है यहाँ से यहाँ तक का? ये है 1 और हाइट कितनी है अपनी 2, कितनी आ जाएगी 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, फिर बात करते हैं ये वाला मान लेते हैं एरिया A2 है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी A2 की? ये भी किसके बराबर हो जाएगा अपना ये जो बेस इंटू हाइट। बेस कितना है 1 इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो ये भी अपना आ जाएगा 1 मीटर। ठीक है, अब बात करते हैं नीचे वाले के लिए। तो इसके लिए देखेंगे ये अपना एरिया है A3, ये किसके बराबर होगा हाफ बेस इंटू हाइट। बेस कितना है 1, हाइट कितनी है ये वाली, कितनी है ये हाइट 4 दे रखी है 4, तो ये कितना आ जाएगा 2 मीटर। बात करते हैं ये वाला एरिया के बारे में। ये अपना किसके बराबर है A4 के बारे में। तो ये A4 किसके बराबर आ जाएगा अपना हाफ बेस इंटू हाइट। बेस कितनी है ये वाली 1 और ये हाइट कितनी है 4 के बराबर, तो इसका एरिया कितना आ जाएगा 2 मीटर पर स्क्वायर। सबसे पहले बात करते हैं डिस्टेंस के बारे में। डिस्टेंस किसके बराबर होगा हमारे एरिया A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 के, सभी को जोड़ दो, कितना आ जाएगा अपना 1 प्लस 1 2 प्लस 2, 4 2 6, 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 2 यानी कि 6 मीटर स्क्वायर। तो अपना डिस्टेंस तो आ गया 6 मीटर पर स्क्वायर। परंतु बात करें हमारी डिस्प्लेसमेंट के लिए। डिस्प्लेसमेंट के लिए बात करें तो ऊपर वाला जो एरिया होगा तो वो तो होगा पॉजिटिव, ये वाला जो एरिया है वो पॉजिटिव और नीचे वाले हैं वो हो जाएंगे नेगेटिव। तो दो ऊपर वाले पॉजिटिव है तो 1 प्लस 1 और नीचे वाले दोनों नेगेटिव हैं तो कितने आ जाएगा यहाँ -2 एंड -2। तो ये क्या आ जाएगा अपने पास है -4 -2 प्लस 2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा -2 मीटर स्क्वायर। देखो यहाँ पर अपने एरिया की फॉर्म में रख रहे हैं ना मीटर स्क्वायर, परंतु अपना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है वो तो मीटर की फॉर्म में, तो यहाँ पर यूनिट है वो लगाते समय ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, यूनिट में मिस्टेक नहीं करनी। एक एग्जांपल और ले लेते हैं इसमें। ये आपकी साइड है वेलोसिटी एंड इस साइड है आपका टाइम, और ये आपका मान लीजिए कोई पार्टिकल है जिसने मूल बिंदु ओ से चलना शुरू किया और ये t इक्वल्स टू 1 t इक्वल्स टू 2 t इक्वल्स टू 3 एंड t है t इक्वल्स टू 4 सेकेंड के है, और वेलोसिटी के लिए आपको दे रखा है ये v इक्वल्स टू मान लीजिए 2 है और ये इधर भी v इक्वल्स टू 4 है। फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे पहले डिस्टेंस के लिए बात कर लेते हैं। पहले एरिया कैलकुलेट करने पड़ेंगे। मान लेते हैं ये एरिया A1 है, ये किसके बराबर होगा हाफ बेस इंटू हाइट के। बेस कितना है ये 1, हाइट कितनी है ये 2, तो बेस इंटू हाइट करेंगे तो इसका एरिया अपने पास में आ जाएगा, आ जाएगा 1। बात करते हैं T1 से T2 के मध्य। तो ये वाला एरिया है वो किस तरह से हो जाएगा अपना, इसको मैं A2 से डिनोट करता हूँ, किसके बराबर आ जाएगा ये बेस कितना है इसका 2
और ये हाइट कितनी है 2, ये कितना 1 है ना, और ये 2, टोटल कितना आ जाएगा 2। अब बात करते हैं इसके लिए, ये इसको मैं एरिया A3 बोलता हूँ। A3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपका, A3 आ जाएगा हाफ, ये आपका 3 - 2 = 1, हाइट कितनी है 2, आ जाएगा 1। रह गया ये वाला जिसको अपने बोलते हैं एरिया 4, A4, ये किसके बराबर आ जाएगा, हाफ इंटू 1 × 4, तो ये कितना आ जाएगा 2। तो आपका डिस्टेंस किसके बराबर आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा टोटल एरियाज है उनके बराबर, सारे पॉजिटिव के साथ आएगा, इनका ऐड कीजिएगा 1 2 3 4 एंड 6। एंड बात करें अभी डिस्प्लेसमेंट के लिए, डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या आ जाएगा, जो अपना एरिया A1 है, A2 है और A3 है, ये तीनों तो आएंगे पॉजिटिव, A1 + A2 + A3 पॉजिटिव आएगा। जबकि हमारा जो एरिया A4 है ये क्या है, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में है, तो ये आ जाएगा नेगेटिव। तो फाइनली अपने पास में आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आएगा अपने पास 1 2 और 1, ये तो तीनों आ जाएंगे प्लस में, जबकि नीचे वाला ये है ये आएगा नेगेटिव। तो अपने पास फाइनली कितना आ जाएगा 2। तो डिस्टेंस और टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। भी बात करते हैं कि एसिलेशन टाइम ग्राफ के बारे में। तो हमने एक रिलेशन पढ़ा है पहले अपनी जो वीडियो है उसके अंदर, कि हम जानते हैं कि एसिलेशन है वो किसके बराबर होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम के, ये पढ़ा ना। तो यहाँ से हम जानते हैं कि डी वी वेक्टर है या डी वी है वो किसके बराबर होता है, ए डी टी के। तो इसको हम इंटीग्रेशन फॉर्म में लिख सकते हैं और इसको क्या लिख सकते हैं, v = a dt, ठीक है। तो अपना एसिलेशन और टाइम के बीच में कोई भी अपना जो ग्राफ बन रहा है, कोई भी अपना जो ग्राफ बन रहा है, उस ग्राफ के अंदर जो अपना एरिया अंडर द कर्व है, जो भी उस ग्राफ के अंदर एरिया बन रहा है वो एरिया अपने को क्या शो कर रहा है, वो अपने को शो कर रहा है हमारी वेलोसिटी को, वेलोसिटी को शो कर रहा है। जबकि उसके अंदर जो अपना स्लोप है, स्लोप के किसी भी पॉइंट के ऊपर हम जब एक टेंजेंशियल लाइन खींचेंगे तो वो हमें क्या शो करता है, वो हमें शो करता है चेंज इन एसिलेशन, यानी कि उसको एक अलग क्वांटिटी का नाम दिया गया है जिसको जर्क बोलते हैं, ठीक है। तो हमने क्या देखा है कि एसिलेशन और टाइम के बीच में जो ग्राफ बनने वाला है उसमें जो एरिया अंडर द कर्व है, एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व, वो अपने को क्या शो करता है, वो अपने को शो करता है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। जबकि अपना इसके किसी भी पॉइंट के ऊपर अपने जो टेंजेंशियल लाइन खींचते हैं या इसका जो स्लोप है, वो स्लोप हमें क्या शो करता है, स्लोप हमें शो करता है एकदम से जो एसिलेशन में चेंज आ रहा है उसको, यानी कि उसको अपने क्या बोलते हैं, जर्क। तो दोस्तों इसका जो वेलोसिटी है वो कैलकुलेट किस तरह से करना है, तो उसके लिए मैं एक एग्जांपल लेते हैं और इस एग्जांपल के थ्रू हम समझने का प्रयास करते हैं। मान लेते हैं ये अपना एसिलेशन है और इधर वाली साइड है ये अपना टाइम है। ऊपर वाला जो एसिलेशन है उससे हम पॉजिटिव एसिलेशन लेते हैं, जबकि नीचे की तरफ जो एसिलेशन है उसको हम नेगेटिव एसिलेशन से लेते हैं, ठीक है। तो अभी अपना जो ग्राफ बन रहा है वो कोई भी मान लीजिए एरिया आपका A1 A2 है, ये वाला जो एरिया है आपका A1 मान लेते हैं और ये वाला जो एरिया है वो आपका A2 है, ठीक है। तो इस ग्राफ के अंदर जो भी अपना जो वक्र बना है उसके नीचे का एरिया है वो आपको क्या शो कर रहा है, वो अपने को शो कर रहा है वेलोसिटी, ठीक है। और इस वक्र में जो नीचे का जो भी एरिया है वो आपको क्या शो कर रहा है, वेलोसिटी को शो कर रहा है, चेंज इन वेलोसिटी को, ठीक है। परंतु क्या आ रहा है, ऊपर का एरिया है वो पॉजिटिव लेते हैं हम, क्यों लेते हैं, क्योंकि हमारी जो वेलोसिटी है वो क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है,
वेक्टर क्वांटिटी है। तो यानी कि जो पॉजिटिव डायरेक्शन में, एक्सीलरेशन की जो पॉजिटिव डायरेक्शन में जो भी एरिया है उसको हम पॉजिटिव लेंगे, और जबकि नेगेटिव डायरेक्शन में जो आपका एक्सीलरेशन है उस साइड जो भी एरिया बन रहा है उसको हम नेगेटिव लेंगे। तो जब भी हम क्या करेंगे, अपने को वेलोसिटी कैलकुलेट करनी होगी, वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे, तो उसमें जब हम एरिया लेते हैं A1 A2 A3 जो भी एरिया लेंगे आप, तो उसमें एरिया है वो ऊपर का जो भी आएगा उसको हम पॉजिटिव और नीचे का नेगेटिव। सेम वैसे ही करना जैसे अभी हमने डिस्प्लेसमेंट के लिए कर रहे थे, डिस्प्लेसमेंट के लिए जैसे किया है सेम वैसा करना है। ठीक है, कुछ एक क्वेश्चन में आपसे कुछ तरह से इस तरह से घुमाकर भी पूछा जा सकता है, जैसे भी अपना रिलेशन देखा था अपना dv इक्वल्स टू ADT वाला देखा था ना। इसमें टाइम पीरियड मान लीजिए T1 प्लस T2 दे सकता है, और स्टार्टिंग वेलोसिटी इसकी मान लीजिए V1 से V2 दे रखा है। तो इसके लिए किस तरह का ग्राफ है वो आपसे बन सकता है। तो इसमें ग्राफ कुछ इस तरह से बन सकता है कि मान लीजिए पार्टिकल है वो किसी समय T1 के ऊपर यहाँ है और T2 के ऊपर यहाँ है। ठीक है, तो इसमें स्टार्टिंग इसकी वेलोसिटी V1 दे रखी है, स्टार्टिंग वेलोसिटी V1 दे रखी है, तो पार्टिकल पहले से ही मान लीजिए किसी पोजीशन के ऊपर होगा, और V1 से फिर ये V2 की तरफ जाएगा, भी हो सकता है V1 V2 से ज़्यादा भी हो सकता है। तो इसके ऊपर हम क्या है कि अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सब वो लगाएंगे, तो उससे आपके वो डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में इसको डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, धन्यवाद।